Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार दोस्तों, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के दर्शकों का आज एक बार पुनः स्वागत है। आज हम फिर से जयपुर में हैं और हमारे बीच आज जयपुर के वो ज्योतिषी, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को एक नया आयाम दे चुके हैं, एक नई सोच प्रदान कर चुके हैं। आइए मैं पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ हैं मिस्टर अनीश बग्गा जी। ये पहले भी सप्तऋषि में वीडियो में कई बार इंटरव्यूज दे चुके हैं। उनके साथ बैठे हैं कैलाश जी, इनको भी आप सब जानते हैं। साथ में बैठे हैं पंडित महेश हरियाणवी जी और उनके साथ हैं मिसेस श्रुति जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा मेन मकसद ये रहेगा एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन का कि सही कौन है ये जरूरी नहीं है, लेकिन सही क्या है ये बहुत जरूरी है। आज हम एक नया तरह का प्रयास कर रहे हैं, एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के किन्हीं सिद्धांतों को आज हम डिस्कस करेंगे और एक जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अलग अलग विचारधाराओं में से कौन से सिद्धांत है जो हमारे एस्ट्रोलॉजी पे सही बैठते हैं। क्योंकि इसमें कई जगह कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है, कईयों की सोच अलग अलग होती है, लेकिन आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि उन सब सोच पे, उन सब तरह के सिद्धांतों पे डिस्कशन करके हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर सत्य क्या है, सही क्या है और लॉजिक क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ग्रुप डिस्कशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अप्स एंड डाउन्स इन करियर। तो शुरुआत करते हैं सर, हम अनीश बग्गा जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अनीश बग्गा जी, जैसे आज का हमारा टॉपिक है करियर में अप्स एंड डाउन्स, तो हम चाहते हैं कि आप सब उस पर अपनी अपनी राय रखें, हमें ये बताने की कोशिश करें कि वो कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कौन से घर हैं, वो कौन से ऐसे कंजंक्शन से एस्पेक्ट्स हैं जिससे करियर में अप्स एंड डाउन को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। देखिए, जब भी हम करियर की बात करते हैं तो सबसे जो प्रमुख घर है कुंडली का, वो 10वां घर माना जाता है। अब करियर भी सब लोगों के अलग अलग तरह के होते हैं। तो 10वां घर तो प्राइमरी घर, प्राइमरी हाउस। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब पे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं तो 10वें घर के साथ उनको 7वां घर और पकड़ना चाहिए। जो लोग जॉब में हैं, नौकरी करते हैं, उसमें 10वें घर के साथ हम लोग 6ठे घर को छठे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशन में होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो गए, इनके साथ हम 10वें घर के साथ 5वां घर पकड़ते हैं, क्योंकि वो एक तो क्रिएटिव फील्ड हो गई। अब जैसे हम लोग हैं, हम वास्तु करते हैं या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो 10वें घर के साथ 4थे घर को भी पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वास्तु करते हैं। लेकिन 5वां घर साथ में शामिल होगा क्योंकि ये प्रोफेशन है। तो करियर आज के जमाने में बहुत कुछ बदल गया है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने करियर के बारे में बात करी थी तो करियर बहुत लिमिटेड स्कोप था उसका, लिमिटेड टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल थे। आज वो ऑप्शन हजारों में। तो हर प्लैनेट का इसमें अपना अलग अलग रोल है। अब डिपेंड ये करता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो जिस फील्ड में काम कर रहा है, उस फील्ड से रिलेटेड प्लैनेट्स का उसके करियर में पूरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन हाउसेस यही रहेंगे, 10 के साथ 7, 10 के साथ 6, 10 के साथ 5, 10 के साथ 4, समटाइम 10 के साथ लग्न, 10 के साथ 9वां घर। अगर कोई पुजारी का काम कर रहा है तो 10वें के साथ 9वां घर शामिल है, रिलीजियस स्पिरिचुअल। तो करियर बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो किसी एक प्लैनेट को देखकर आप ये फैसला कर लें कि ये करियर अच्छा होगा या बुरा होगा, ऐसा नहीं है।
ये इंडिविजुअली मैन टू मैन फर्क आएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अगर बिजनेस की बात करें तो मेरा समझना यह है कि बुध का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां घर, 10वां घर और बुध, और इन घरों का मालिक, 7वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक और बुध की पोजीशन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है राहु। अगर राहु का प्लेसमेंट गलत है, यानी वो लग्न में है या 5वें घर में है, तो अगर कोई भी प्लैनेट कहीं पर भी बैठा हो, ये उसमें अप्स एंड डाउन्स देगा, ज्यादातर डाउन्स देगा। अच्छा, तो राहु के लगन में बैठने से और 5th हाउस में Fifth house में बैठने बैठने से से आपके करियर में अप्स एंड डाउन आने के पूरे चांस ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे लोग अपने करियर में अप्स एंड डाउन ज्यादा फील करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका करियर हर 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल में स्विंग्स आते हैं, वो राहु की वजह से आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका करियर बहुत स्टेबल होता है। अगर उनका किसी का राहु बहुत स्टेबल है तो अपने करियर को लंबे समय तक बड़ा स्मूथ चलता है काम में। तो ये राहु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आप मरकरी को देखें। अगर मरकरी की पोजीशन ठीक नहीं है ईयरली चार्ट में, तब भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन आएंगे। अच्छा, आप उसमें ईयरली चार्ट को ईयरली चार्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए करियर मेरे हिसाब से मानना है कि कुंडली, एक जन्म कुंडली जो है वो तो हमारा पूरा लाइफ का पैटर्न बताती है, लेकिन ईयरली चार्ट वो पर्टिकुलर साल बताता है कि ये साल कैसा जाएगा, यानी कि वर्षफल। तो वर्षफल आपको बताएगा। दशाओं का ये अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही, लेकिन अगर इसके साथ दशाओं के साथ अगर हम वर्षफल को भी जोड़ दें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव। इफेक्टिव। चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न महेश जी से है कि महेश जी, आप जब करियर देखते हो, किसी का जन्म पत्री आपके पास आती है, आपके क्लाइंट आते हैं करियर के लिए कुछ सवाल पूछते, तो सबसे पहले आप क्या देखना या कौन से घर या कौन से प्लैनेट को देखना पहले आप शुरू करते हैं समझने के लिए कि करियर की पोजीशन क्या है और ये क्लाइंट क्या चाह रहा है? अप्स एंड डाउन जो आ रहे हैं, डाउन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, सबसे फर्स्ट तो हम पाराशरीय राजयोग देखते हैं कि कुंडली में कितने पाराशरीय राजयोग हैं, पंचमा पुरुष कितने, जो पंचमा का पुरुषों की जो महायोग बनाए गए हैं वो कितने हैं, और एक्सचेंज कितने हैं, केंद्र त्रिकोण के संबंध कितने हैं, योगा योग कितने हैं, उससे ये निर्धारित हो जाता है कि कुंडली एक का एक लेवल क्या है, कहाँ तक राइज करेगी। और अगर डाउन आ सकता है तो ज्यादा डाउन नहीं आएगा, थोड़ा डाउन आएगा। कई कुंडलियों में राजयोग या पंचमा पुरुष योग बहुत कम होते हैं, तो उनकी उस अवस्था में वो डाउनफॉल आता है तो बहुत जल्दी से आ जाता है, फटाफट आ जाता है और नीचे तक ले जाता है, और सीवियर आ जाता है। लेकिन जब अच्छे योग होते हैं, पाराशरीय बहुत अच्छे योग उसमें पाए जाते हैं, एक्सचेंज योग होते हैं केंद्र त्रिकोण के, तो वो डाउनफॉल आता है, लेकिन वो एक छोटे से पीरियड के लिए आता है, 10 पीरियड लागू और ज्यादा परेशानी तो देखो डाउनफॉल में होती ही है आदमी, क्योंकि आदमी का एक स्वभाव है कि वो जिस चीज पे चल रहा है उसी पे चलना चाहता है, बिल्कुल। लेकिन वो परेशानी थोड़ी आती है, और उसमें सबसे मुख्य जो काम करती है वो दशाएं करती है, जिसमें विषोत्तरी दशा मुख्य है। फिर आप जेमिनी की चर दशा ले लो, वो भी मुख्य है। विषोत्तरी दशा में अक्सर हम क्या करते हैं कि जो ज्योतिषियों की सबसे बड़ी गलती भी है कि वो महादशा पाप चल रही है, क्योंकि पाराशर ने नैसंगिक पाप भी और नैसंगिक जो शुभ बताए हैं उसका सिद्धांत अलग है, और जो जन्मपत्री में भाव से बनते हैं वो सिद्धांत अलग है। तो अगर जैसे केंद्र का स्वामी शुक्र हो गए तो पापी हो गए, और क्रूर ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो गए तो शुभ हो गए। वो सिद्धांत को हमें पूरे याद रखने चाहिए और उनके अनुसार ही हमें बोलना चाहिए। जैसे तीसरा 2, 12 और 8 ये नरसिंगिक शुभ स्थान है। 8वें को लोग बहुत कहते हैं कि बहुत पापी है, लेकिन वो नरसिंगिक शुभ भी है। अगर उसने किसी राजयोग कारक ग्रह से केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाया है तो वो शुभ फल देगा। हमें ये काउंट करते हुए चलना चाहिए। 8वें घर में जो प्लैनेट होगा वो शुभ फल देगा, 8वें घर का लॉर्ड शुभ फल देगा अगर उसने किसी केंद्र से संबंध केंद्र से संबंध बनाया है तो।
अगर नवमेश से अष्टमेश का संबंध हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि अष्टमेश की दशा महायोग देगी और नवमेश की दशा सामान्य फल देगी। हम मानते हैं नवमेश की दशा बहुत अच्छा फल देगी और अष्टमेश की खराब जाएगी और अष्टमेश की खराब जाएगी। हम ये मान लें, जबकि मंत्रियों ने लिखा है कि नहीं, नवमेश की तो खराब जा सकती है, सामान्य जा सकती है, लेकिन अष्टमेश की दशा बहुत ही अच्छे और नवमेश के पूरे रिजल्ट्स देगी। अगर उसका कनेक्शन नवमास के साथ अगर चारों संबंधों में से जो साथ बैठे हों, परस्पर दृष्टि हो, एक राशि दूसरी राशि में एक्सचेंज हो, या एक प्लेनेट उस राशि में बैठा हो, दूसरा प्लेनेट उस राशि में बैठ के दूसरे प्लेनेट को देखता हो, ये चारों संबंध हमें ध्यान रखने चाहिए। अक्सर ज्योतिषी क्या करते हैं कि आमने सामने बैठा है, साथ बैठा है और ये दृष्टि उच्च का नीच का करके और खारिज कर देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। हमें संबंध चारों लगाने चाहिए। उसके बाद ये देखना चाहिए कौन सा पृष्ठोदय राशि में बैठा है, कौन सा अग्रोदय राशि में वो बैठा है, कौन सा शीघ्रोदय राशि में बैठा है। पृष्ठोदय राशि में बैठा है शुभ ग्रह है तो जल्दी रिजल्ट देगा, और अगर अशुभ ग्रह तो लेट रिजल्ट देगा, बाद में देगा। शीघ्र ग्रह राशि अगर शुभ ग्रह बैठा है तो जल्दी रिजल्ट देगा, पाप ग्रह बैठा तो लेट रिजल्ट। अभय उदय में हमेशा रिजल्ट देता है। ये हम नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि उच्च स्थान का प्लेनेट है क्या, क्योंकि उच्च स्थान अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 3, 6 और 11 कम से कम करियर में तो बहुत ये इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। 3, 6, 10, 11 ये भाव ऐसे हैं कि ये उच्च होते हैं, ये अपने आप रिजल्ट देते हैं, इनको बल मिल जाता है। तो वो सब चीजें हमें देख करके ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या हम सही करें। दूसरा क्या करते हैं कि त्रिफला ज्योतिष में भूपेश ओझा ने लिखा है कि त्रिफला ज्योतिष के जो भी दशा के सिद्धांत को पूरे लगाने चाहिए। जैसे शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, अब कोई योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, उससे संबंध नहीं है और वो योग कारक है, हम करेंगे योग कारक दशा आ रही है, साहब बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। रिजल्ट जाएगा कहाँ से? जबकि संबंध तो बना ही नहीं, लेकिन पापी महादशा नाथ के अंदर योग कारक ग्रह की दशा अगर संबंध नहीं है तो महापाप फल देने वाली होती है। क्यों? क्योंकि वो जो शुभ ग्रह है, जो योग कारक ग्रह है, वो कभी भी उस पापी राजा का वो शुभ मंत्री अवहेलना नहीं करता, उसकी आज्ञा का आज्ञा मानता है। जैसा पापी ग्रह बोलेगा आदेश, वैसा ही वो शुभ ग्रह मानेगा, क्योंकि वो पाप उसमें पाप राव नहीं है ना, वो योग कारक है, इसलिए वो राजा का फॉलो करेगा, इसलिए महादशा का फॉलो करेगा और महापाप फल देगा। और हम कह देते हैं अच्छा जाएगा। तो ये सब देख करके ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या पीरियड सही जा रहा है, क्या व्यक्ति का व्यवसाय सही चल रहा है, क्या उसकी नौकरी सही चल रही है। इन सब बातों पे हमें महादशा पे पूरा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही महीन जी आपने बातें बताई हैं। बहुत दर्शकों को शायद ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अब हम चलते हैं श्रुति जी के पास। श्रुति जी आप बताइए, क्योंकि कल जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, आपने सूर्य पे कुछ ज्यादा रोशनी डाली थी कर्म के लिए, तो मैं चाहता हूँ उसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग सिद्धांत अगर आप दर्शकों को बताएं। मुझे लगता है कि जब हम करियर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी रूट्स देखनी जरूरी है कि इसका बेसिक जो इसका फाउंडेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। कोई भी जो हॉरोस्कोप डिस्कस करना चाहता है तो उसकी लाइफ में इन जनरल पैटर्न क्या रहेगा, क्या वो अपने साथ कितना जो है लेकर आया है वेल्थ का स्कोप, उतना ही इसको मिलेगा। हो सकता है जो ऊपर नीचे चलता रहेगा दशाओं के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बेसिक देखना पड़ेगा। अब बेस की अगर अपन बात करें तो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम हमेशा हम सूर्य को मानेंगे। सूर्य हमारा सोर्स है। हाँ, अब होल्ड कौन करेगा? तो होल्ड हमेशा जुपिटर करेगा। जुपिटर सेकंड हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है। जुपिटर एक्सपेंड करता है ना, तो एक्यूमुलेट करने की पावर आती है जुपिटर से। मान लो किसी का सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है लेकिन उसका सेकंड हाउस बहुत बुरी तरह एफ्लिक्टेड है, जुपिटर एफ्लिक्टेड है, कमाएगा तो बहुत अच्छा लेकिन उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, जोड़ नहीं पाएगा। हाँ, किसी का सोर्स ऑफ इनकम संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि जुपिटर इज द पावर टू होल्ड ऑन टू समथिंग। जैसे जुपिटर जो हम कहते हैं आकाश तत्व है, तो आकाश ने पूरी दुनिया को जैसे होल्ड कर रखा है। उस तरीके से किसी का सोर्स ऑफ इनकम वीक है लेकिन एक्यूमुलेशन वाला फैक्टर स्ट्रांग है, तो थोड़ा थोड़ा भी कमाएगा लेकिन उसको पाई भी जोड़ लेगा, संभालना आ जाएगा। हाँ हाँ।
इसके अलावा इन जनरल वेल्थ को देखने के हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें हम हिंदू लग्न को कंसीडर कर सकते हैं जो आपकी वेल्थ की सस्टेनेंस है। इसके अलावा हम डेस्टिनी पॉइंट जिसको कहते हैं प्रभु बिंदु, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। प्लस जैसे हम 27 नक्षत्र की स्कीम के बारे में बात करें जो कि फिजिकल वर्ल्ड में काम करती है, तो उसमें जो नेचुरल 10th नक्षत्र है वो है मखा नक्षत्र। ठीक है, तो मखा नक्षत्र का जो सिंबल होता है आपको पता है, दैट इज थ्रोन, सिंहासन, है ना। तो वो एक नेचुरल कर्म का नक्षत्र है। तो हम जो हमारा जन्म का नक्षत्र है जहाँ पर हमारा चंद्रमा है उससे हम 10 काउंट करेंगे, वो हो गया हमारा कर्म नक्षत्र, चंद्रमा से। हाँ। तो कर्म के नक्षत्र पर ट्रांजिट के हिसाब से क्या इफेक्ट आ रहा है वो बहुत बड़ा फैक्टर है ये देखने के लिए कि कब कोई इंसान जॉब में लगेगा, है ना, या कब अप एंड डाउन प्रमोशन होना, कब बिजनेस में कोई अचीवमेंट या सफलता मिलना। एग्जैक्टली। तो कर्म नक्षत्र हो गया। वैसे 11th को हम इनकम के लिए मानते हैं। लेकिन मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, जो आपने नक्षत्र बताया इसका आप कह रहे हो कि इसको ट्रांजिट देखना पड़ेगा कि इसके कौन से प्लैनेट इस नक्षत्र पे जा रहे हैं। अगर शुभ ग्रह है तो शायद फायदा। एग्जैक्टली। जैसे मेरा नक्षत्र है आद्रा, आद्रा से 10th हो गया स्वाति नक्षत्र, राइट। अब स्वाति नक्षत्र पे से जब गुरु गोचर करेगा तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उस इंसान की जॉब लग जाएगी, वो किसी चीज में एंगेज हो जाएगा, सक्सेस मिलेगी। जब 11 से गोचर करेगा तो उसकी इनकम के लिए वो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट देगा। लेकिन इसमें गोचर शुभ ग्रहों का कि अगर पापी ग्रह गोचर करे, शनि राहु करे तो? अब इसमें ये देखना पड़ेगा पहली चीज कि जैसे जुपिटर है, आपके नेटल पोजीशन के अकॉर्डिंग जुपिटर क्या दिखा रहा है। अगर आपके नेटल पोजीशन के अकॉर्डिंग जुपिटर जो उसकी लॉर्डशिप है वो वीक या बैड हाउसेस की है, तो वो जुपिटर का जो नेचर है, हाँ, जो नेचुरल उसका स्वभाव है वो है बेनिफिसेंट, मतलब वो प्रोटेक्शन ही देता है हमेशा। तो उस केस में वो अच्छा करेगा, लेकिन कुछ हर्डल छोटी मोटी आ सकती है। आपका प्रमोशन हो गया लेकिन जिस जगह आपने चाहा था उस जगह वो ट्रांसफर भी और होगी, ऐसी जगह होगी जो आपको पसंद नहीं है। अगर मैनिफिक का है तो आपकी नेटल लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग वो राजयोग कारक है, ठीक है, तो देगा तो सही, कुछ अच्छा तो करेगा, लेकिन चूंकि नेचर से वो मैनिफिक है तो कुछ इस तरीके से अच्छा करेगा कि आपके मन में हल्का सा रहेगा कि यार और आ जाता, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, किसी दूसरी सिटी में हो गया ट्रांसफर, अगर मेरी सिटी में हो जाता तो अच्छा रहता प्रमोशन, है ना। और अगर किसी को नेगेटिव लेके चलेंगे, जब वो गोचर आए, ट्रांजिट आए, तो वो नेगेटिव ही होना, वो कैसे, वो कब? अब जैसे मान लो कि सैटर्न किसी का 6 और 7 का लॉर्ड है हाउसेस का, राइट, तो एक तरीके से उसमें लॉर्डशिप तो अच्छी नहीं है और वही आपका ट्रांजिट में वहां से गोचर कर रहा है ना, तो वो फिर नेगेटिव ही मान के चले, फिर आप इसको थोड़ा नेगेटिव मान सकते हो कि वो कुछ अप एंड डाउन इसमें दे। इसके अलावा हम नवांश का भी इसमें यूज करते हैं। नवांश के 10th हाउस को हम इसमें कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल नवांश के 10th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा है तो वो जब उसकी मैच्योरिटी वाली एज आएगी तो उसमें वो कुछ न कुछ अप्स एंड डाउन देगा ही देगा, डाउन ही देगा, इनफैक्ट अब नहीं देगा। और कौन सा प्लैनेट बैठा है नवांश में, जो भी 10th हाउस में प्रोवाइडेड कि वो नवांश का लग्न लॉर्ड ना हो या अपनी एक्सॉल्टेशन की राशि में ना हो। अदरवाइज फिर थोड़ा सा आप कह रहे हैं वो डाउन का चांस ज्यादा रहता है। अगर 10th में बैठा हो नवांश के, हाँ, लग्न लॉर्ड ना हो, एक्सॉल्टेशन में ना हो, स्वराशि में ना हो, और अपनी मैच्योरिटी एज में वो उसमें कुछ डाउनफॉल देगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम बेनिफिक प्लैनेट की बात करें, अगर जुपिटर बैठ गया वहां पर तो जुपिटर की जो मैच्योरिटी एज है तो उसमें वो अच्छा पैसा देगा। अच्छा, मतलब बेनिफिक प्लैनेट जो है वो बेनिफिट देंगे और जो मैलिफिक है वो नुकसान प्लस अपनी दशा, अच्छा दशा भी उनकी दशा में देखिए, दशा तो मुख्य मानी मुख्य दशा ही है। आप दशा के बगैर किसी भी अप्स एंड डाउन्स को देखना एक गलती करना होगा बहुत बड़ी। कोई सा भी राज, कितने भी राज हो, श्रोत्री या जेमिनी में चर दशा, आप चर दशा से भी ये मालूम कर सकते हैं कि व्यक्ति की कब व्यवसाय लगेगा, कब वो धनार्जन करना शुरू करेगा। केंद्र राव साहब ने जेमिनी की जो चर दशा दी है उसमें स्पष्ट मालूम लग जाता है। हालांकि उसमें कुछ विवाद है कि कुछ लोग 8 कारक मानते हैं चर कारक और कुछ 7 मानते हैं। तो वैसे मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 7 ही कारक मानता हूँ केंद्र राव साहब की तरह।
तो अमात्य कारक का जब भी राशि हो या कहीं राशि से दृष्टि संबंध हो तो निश्चित रूप से उस समय व्यक्ति धन उपार्जन करता है, वो कुछ कमाने या जिस दशा का दशा चल रही हो या उससे 10वां या 11वां हो 10 से 11वां हो तो वो बढ़िया टाइम अमात्य कारक वो भी बढ़िया टाइम माना जाता है। ये अक्सर आप ये माने कि ये सिद्धांत 90% सही है। अगर 10% बाई चांस कहीं हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी भूल है या कुछ गणना में कहीं देखने में कोई हमारे गलती हो मिस्टेक है। वरना विश्वोत्तरी दशा से और जेमिनी चरदशा से इजीली पता लग जाता है कि ये दशा अप जाएगी या डाउन जाएगी, क्योंकि जेमिनी दशा में चरदशा ज्यादा से ज्यादा 1-1 साल की होती है, बट लंबी 12 साल से ज्यादा कोई बड़ी दशा नहीं होती किसी भी राशि की। तो एक दशा 1-1 साल का पीरियड होता है, जबकि विश्वोत्तरी में 3 साल तक की भी आ जाती है, तो वो थोड़ा लंबा पीरियड हो जाता है। तो उसमें फिर वो अंतर प्रत्यंतर दे देते हैं तो वो थोड़ा लेंथी कार्य हो जाता है, उसमें कंफ्यूज होने का चांस रहता है। हालांकि विश्वोत्तरी को सभी दशाओं का राजा माना गया है, तो हमें दशा पे ही मुख्य स्टार्टिंग तो हमें विभव से ही करनी चाहिए, उसके बाद आप अलग अलग दशाएं चेक कर सकते हैं। और वर्गपुल्यों में भी हमें दशा के बाद ही जाना चाहिए। पहले फर्स्टली दशाएं हमें कंफर्म कर लेनी चाहिए कि क्या जो दशाएं चल रही है वो प्लेनेट योगाकार प्राप्त है, क्या केंद्र और त्रिकोण के संबंधों से बना हुआ है, क्या पंचमहापुरुष योगों से संबंध रखता है, या वो मैनिफेस्ट या फिर वो ऐसा है कि वो या 12वां प्लेनेट है 3 से 11 से उसका है या वो पापी है, या 3 से 11 का पाप ग्रह होते हुए भी 3 से 11 का लोड है वो। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए फिर महादशा को देख के उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब हम उसका अप डाउन इजीली पता लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी महादशा अगर आप किसी की बात करें तो वो एक लंबा विष्णुवत्री की बात करें, मान लीजिए चंद्रमा की 10 साल की दशा है साल, तो ये 10 साल पूरे जैसे नहीं जानेंगे। ये डिपेंड करेगा, अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो वो आपको अच्छा ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देने वाला है, लेकिन वो पूरे 10 साल ही एक साथ पूरे अच्छे जाने वाले हैं ऐसा नहीं हो। इसका मतलब ये है कि ये दशाएं तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी ही करेंगी, ये तो तय ही है कि ये 10 साल कैसे जाने वाले हैं, नेट रिजल्ट अच्छा आने वाला है। लेकिन इसके बीच में कुछ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे जरूर होंगे। वो अंतरदशा बताइए। हाँ, अब वो अंतरदशा देखने के लिए भी इसमें कई सारी चीजें हैं। कई बार जैसा भी सर ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि ये प्लैनेट है और इसके साथ में ये इसका फ्रेंड है और ये दशा अच्छी जाने वाली है, लेकिन वो उसको उसमें भूल कर जाते हैं कि वो किस तरह की राशि में किस तरह का। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम गलती क्या कर जाते हैं कि हम उसने संबंध मूल त्रिकोण से बनाया है या 3 से 11 से बनाया है, वो शुभ है या अशुभ है, नैसर्गिक शुद्धता है या पाराशरीय सिद्धांतों की शुद्धता है, वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। वो हम चूक कर जाते हैं उसमें, और वो बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ज्योतिषी की। अब अगर इसी चीजों को अगर आप वर्षफल में लगा दें, लेकिन तो इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि महादशा में कौन सा प्लेनेट कैसा फल देगा, इसमें बहुत बेसिक प्रिंसिपल काम करता है जो सर ने बताया, इसको हम साहचर्य का नियम भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 प्लेनेट साथ में बैठे हैं, है ना, और दोनों की महादशा को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे का फल देंगे। तो सर ने जैसे बताया अष्टमेश और नवमेश वाला, उसमें साहचर्य का नियम काम करता है। लेकिन जब हम बात अंतरदशा की करते हैं तो किसी भी प्लेनेट की अंतरदशा में वो खुद का ही फल देता है, चाहे वो किसी के भी साथ बैठा हो, कहाँ भी। अच्छा, अगर महादशा है तो वो एक दूसरे का फल दे सकते हैं, देंगे। पर अंतरदशा का में साहचर्य का नियम वो अपना ही फल मिलेगा। फिर वो जिस घर का लॉर्ड है, जिस नक्षत्र में है, जिसका एस्पेक्ट है, वो सारी चीजें फिर काउंट होगी उसके हिसाब से। देखिए, हर प्लेनेट एक चीज से रिलेटेड नहीं है, वो बहुत सारी चीजों का सिग्निफिकेटर है। अब आप इसी तरह की अगर आप बात करें तो आपको कोई एक चीज किसी साल में फायदा दे रही थी, लेकिन वही एक चीज किसी दूसरे साल में नुकसान दे रही है। मान लीजिए आप अगर बैंक से लोन लेने गए अपने बिजनेस के लिए, आपको बैंक ने एक साथ तो लोन दे दिया, लेकिन अगली बार जब आप गए तो बैंक ने सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको लोन नहीं दिया, अप्रूव नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वो प्लैनेट जो आपको बैंक से लोन दिलाने में हेल्प कर रहा था वो इस बार नहीं कर रहा, या उसका कोई ना कोई दिशा भेद या दशा भेद या कुछ भेद हो रहा। अब अगर इसको कैसे समझेंगे, ट्रांजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ट्रांजिट की जब भी बात करता हूँ तो मैं लग्न से लेता हूँ, मैं चंद्रमा से नहीं लेता। अच्छा,
लगन से लेने के बाद ये एकदम आसानी से पता पड़ जाता है कि इस इंडिविजुअल के लिए इसका क्या रिजल्ट जाने वाला है। मान लीजिए आपके ईयरली चार्ट में बुध एक ऐसी कंडीशन पे आ गया, 10-10 का चार्ट है, बुध एक ऐसी कंडीशन पे आ गया, चाहे बुध की महादशा चल रही है, बहुत अच्छा बुध है आपकी कुंडली में, राजयोग कारक है, लेकिन अगर और उसकी पावर भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ईयरली चार्ट में वर्षफल में अगर वो बुध पिट गया किसी वजह से, कोई ऐसा रीजन आ गया जहां जिसकी वजह से वो बुध खराब हो गया, मान लीजिए बुध 9वें घर में चल रहा है, 9th हाउस में बुध अच्छा नहीं है, तो वो उस साल बुध से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेटर है, जितना ज्यादा बुध पावरफुल होगा वो उतना ज्यादा नुकसान करेगा। अगर वो बुध आपके लिए नेगेटिव था और फिर वो 9th हाउस में चला गया, तो वही सारी चीजें जो नुकसान दे रहा था वो फायदा देने लग जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें ईयरली चार्ट से बहुत आसानी से पता पड़ती है कि मेरे लिए पिछले साल जो चीजें अच्छी थी अगले साल नहीं है। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब मुझे मान लीजिए लाल कलर या पीला कलर बहुत सूट करता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ईयर में वही कलर उसके लिए डेंजरस होता है। किसी की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, उसके लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लैनेट, अगर मान लीजिए राहु ईयरली चार्ट में 12वें घर में चला गया, तो वही शुक्र जो उसके लिए फायदे वाला था वो इतना नुकसान देगा कि उसे जेल तक पहुंचा सकता है। तो आपको इनको भी, इन पॉइंट्स को भी कंसीडर करना चाहिए। शुक्र से कहीं बैठा वर्षफल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि आपका प्लैनेट कितना भी स्ट्रॉन्ग है, उसकी महादशा चल रही है, चाहे 17 साल की 19 साल की, पर ईयरली उसका रिजल्ट क्या होगा उसके हमें वर्षफल। और सिर्फ वो प्लैनेट ही नहीं, बाकी सारे प्लैनेट का उसके साथ क्या संबंध है। मान लीजिए ईयरली चार्ट में आपके लगन में जो ग्रह आ गया वही उस साल का राजा, वो ग्रह तय करेगा कि होना क्या है। दशा जो चल रही है वो उसको साथ में ले लेगा, दशा लॉर्ड को, जैसे अभी हम दशा की बात करते हैं उसको साथ में ले लेगा, और वो दोनों मिलकर तय करने वाले हैं कि फाइनली क्या होने वाला है। और उसके साथ तय करने के लिए 8वें घर में अगर कोई प्लैनेट आ गया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो लगन का लॉर्ड, दशा का लॉर्ड और 8 का लॉर्ड, ये तीनों में जो बैठा है वो 8 में जो बैठा है, जो प्लेसमेंट है, अगर 8 में नहीं है तो ठीक है, फिर तो लगन का में जो ग्रह बैठा है वो अपने दशा के साथ बैठ के वो तय कर देगा, जो दशा आता है विश्वसनीय वाला उसके हिसाब से तय कर देगा। अगर उस साल स्थान में मान लीजिए सूर्य लगन में बैठा है और सूर्य का नैसर्गिक दुश्मन शनि, ठीक है, लेकिन शनि 5वें घर में चला गया, अच्छा, तो सूर्य उस साल शनि से दुश्मनी नहीं करने वाला है, उस साल वो दुश्मनी को भूल जाएगा। शनि 5वें घर का रिजल्ट जरूर देगा, लेकिन सूर्य 5वें घर से दुश्मनी नहीं करेगा, क्योंकि 5वें और 9वां घर उसका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अगर वही 6ठे में चला गया तो वो चाहे सूर्य का मित्र ही हो तब भी उसका साथ नुकसान करेगा। मान लीजिए, तो इसलिए वर्षफल का बहुत ज्यादा बहुत वैल्यू है। देखिए, हमें कुंडली जब देखते हैं तो हमें नेटल चार्ट ही नहीं देखना चाहिए, उसके साथ में वर्षफल या तो ले, जो वर्षफल लोग जानते हैं अच्छी तरह, उनकी जिनकी मास्टरी है, या पर्सनल कुंडली ले, और या जेमिनी मेथड ले, जेमिनी से भी कुंडली देंगे। तो 2-3 पद्धतियों से या केपी लें, तो 2-3 पद्धतियों को जब तक हम एक साथ मिलाकर के कुंडली नहीं देखेंगे तब तक हमको पर्टिकुलर रिजल्ट्स मालूम नहीं लगेंगे, हम मिस्टेक कर जाएंगे। क्योंकि कम से कम 2 जगह तो वो चीज बोलनी चाहिए कि वो गुड हो रहा है या बैड हो रहा है। एक जगह देख करके आप कभी नहीं बोले, वो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होगी। जैसे मैं तो प्रश्न कुंडली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जो प्रश्न कुंडली है वही जन्म पत्री है, जो जन्म पत्री है वही प्रश्न कुंडली है। वैसे ही आप दशाएं लगाइए, वैसे ही आप चंद्रदशा लगाइए, पूरा का पूरा वही लगाइए, रिजल्ट्स वही सेम आएंगे। और वही योगिनी, जैमिनी सब में सेम रिजल्ट आना चाहिए, तब सही है, वरना एक आध में आपको डाउट हो सकता है कि हाईलाइट नहीं करेगी, पर 2-3 में तो हाईलाइट करेगी ना, उसको आप बोलिए तो वो बिल्कुल एक्यूरेट जाएगी। अब जैसे बिजनेस का है कि दशा छिद्र, किसी भी दशा का आरंभ और किसी भी दशा का अंत, वो दशा छिद्र में आदमी का बिजनेस का डिस्टर्बेंस होता ही है, सेंसिटिव पॉइंट हो गया। या तो दशा के अंत, किसी महादशा के अंत में या किसी महादशा के आरंभ में, या तो वो जो पिछला चल रहा है वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है, कुछ नए के लिए कुछ प्लानिंग बनाता है, नई दशा आती है तो, और उसमें भी अगर राहु का ट्रांजिट राहु का हो, जैसे राहु कहीं भी मार्चा में आ जाता है तो राहु एक राह को डिस्टर्ब कर देता है, जो हमारा बिजनेस चल रहा होता है उसमें डिस्टर्ब करता है अगर वो गलत ही तो।
तो वो राह बिगड़ जाती है सारी। राहु का मुख्य रोल है एक तरह से। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्रेस जो है अगर हो भी रही हो तो वो थोड़ी स्टेगनेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। जो फायदा उसको दशा में मिल रहा था वो शायद एंड में हेडर्स आ दशा जाएगी नहीं मिलेगा, उतना फायदा नहीं रुकावट आ मिलेगा, जाएगी उसमें। रुकावट आ जाएगी। रुकावट आ जाएगी या बहुत स्लो हो जाएगा। और फिर अगली दशा का जो आप बता रहे हो बिगिनिंग, उसमें भी इसको वापस नॉर्मल होने में फिर टाइम बिगिनिंग में भी केएल राव साहब ने तो 2 दशाएं ले ली उसमें। उन्होंने कहा कि बिगिनिंग का दशा महादशा में खुद की अंतर्दशा और उसके आने वाली नेक्स्ट दशा, यानी 2 दशा तक भी चेंजिंग का इफेक्ट आ सकता है। और लाल किताब में लिखा हुआ है कि किसी भी महादशा से, किसी भी अंतर्दशा से, किसी भी अंतर्दशा से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक यानी अगर आपकी शुभ दशा चल रही है तो वो शुभ दशा अगर आपकी पापी महादशा आ भी गई तो 40 दिन तक भी शुभ प्रभाव रहेगा। और आने से पहले भी, और किसी आने से पहले भी 40 दिन पहले रिजेक्ट और शुभ दशा अगर आ रही है तो उसके 40 दिन पहले तक शुभ प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो खराब पीरियड चल रहा हो। इसी तरह से खराब नहीं। इसी तरह अगर कोई बैड प्लेनेट चल रहा है तो वो 40 दिन बाद तक, चाहे वो शुभ दशा आ गई हो आपकी कुंडली, आप कहेंगे यार शुभ दशा आ गई मेरे को रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन वो 40 दिन तक पिछली पापी महादशा का रिजल्ट आएंगे। इसको इस चीज को इस तरह से है जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आपके घर आने वाला तो उससे पहले ही 40 दिन पहले ही घोड़े वगैरह, साफ सफाई वगैरह, आपके घर डेकोरेशन वगैरह, डेकोरेट वगैरह होना चालू हो जाएगा। और बेकार आदमी या बेकार गंदा आदमी यहाँ से जाएगा तो 40 दिन बाद तक उसकी गंदगी रहेगी। वो भी रहेगी, वो भी साफ। 40 दिन पहले भी स्टार्ट हो जाएगा, बेकार आने वाला तो माहौल खराब हो जाएगा पहले से। जैसे हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो 40सा मनाते हैं, वो 40सा अपने तो 12वां मनाते हैं, जैसे 12वां वो करते हैं, लेकिन वो 40सा मनाते हैं। जब तक 40सा पूरा नहीं हो जाता तब तक वो अशुद्धि मानते हैं। अच्छा, तो वो 40सा का सिद्धांत उसी पे बेस पे बना हुआ है कि 40 दिन के बाद ही सब शुद्धि होती है। अच्छा और बुरा अंतर्दशा 40 दिन पहले और 40 दिन बाद भी लागू होती है। आपका तो अंतर्दशा समाप्त हो गई और वो फर्क खत्म हो गया नहीं, आप सोचो खत्म हो गया, 40 दिन तक भी चल खराब का असर 40 दिन बाद तक खराब दे सकता है और अच्छे का असर बाद तक अच्छा 40 दिन के पहले आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल भी इसमें काम करता है कि जिस भी प्लैनेट की अंतर्दशा है, अगर हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना चाहें पीरियड को, तो वो उस रेलिवेंट जो डिवीजन चार्ट है उसमें कहाँ पर वो प्लेस्ड है। आप इसमें एक जनरल पैटर्न देखोगे कि मान लीजिए अंतर्दशा बुध की है और वो बुध D10 में जाकर 8th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि डिस्टर्बेंसेस होंगे ही होंगे। अगर बिजनेस है चेंज हो सकता है, रुक सकता है, जॉब है तो जॉब में कुछ रुकावट आ सकती है। तो 8th हाउस का मैं अगर कोई प्लैनेट का दशाएं देगा ही देगा। तो रेलिवेंट डिविजनल चार्ट में उसकी पोजीशन कैसी है उस अंतर्दशा की। महादशा में हम जनरल पैटर्न देखेंगे, तो टू बी वेरी स्पेसिफिक अंतर्दशा में वो क्या रिजल्ट देगा, तो उसमें हम डिविजनल चार्ट में उसकी पोजीशन देखेंगे। पर जैसे आपने बताया कि वहाँ हर्डल्स आ सकते हैं 8th हाउस में, 8-6 पर हर्डल्स आ सकते हैं। अब आप ये बताइए कि उसमें पॉजिटिव कहाँ हो सकता है? पॉजिटिव ये हो सकता है, अब जैसे मानिए इसमें हम ये देखेंगे कि D1 का जो लॉर्ड है उसकी D10 में क्या पोजीशन है, ठीक है, एसेंडेंट की। हाँ ठीक है, D10 का जो लॉर्ड है उसकी D1 में क्या पोजीशन है। अच्छा। जैसे हम राशि के लिए नवांश की भी राशि करते हैं वैसे राशि उसमें दशमांश का और दशमांश में हाँ। उसकी क्या पोजीशन है, हाँ। आपके लग्नेश की। हाँ ऐसे देखिए। हाँ, अब जैसे मानिए किसी का D1 का लॉर्ड है मंगल, D1 का मतलब एसेंडेंट लग्न लॉर्ड मंगल है और उसका D10 में एसेंडेंट राइजिंग है कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो यहाँ D1 का लग्न लॉर्ड एग्जॉल्ट होता है D10 के एसेंडेंट में और उसकी दशा आ गई, तो आप कह दो आंखें बंद करके कि भाई इसको मूंगा पहना दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां का लग्न लॉर्ड कैप्रिकॉर्न में जाकर एग्जॉल्ट होगा, तो वो उसको करियर में बहुत ऊंचाई देगा। क्योंकि जहां तक संबंध है करियर का, मेरा मानना यह है कि सूर्य को देखना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी सूर्य ही तय करेगा कि फाइनली ये कहां तक जाने वाला है। जितना चार्ट में राइज कर रहा है सन या फॉल भी या फॉल भी, तो सूर्य की जो स्थिति है वो तय करेगी कि इसका अपर पॉइंट क्या है, इसका लोअर पॉइंट क्या है, उसके बीच में उसने पूरा लाइफ प्ले करना है, ठीक है। अगर सूर्य उसका बहुत अच्छा है तो फाइनली ये टॉप पर जाना है,
अगर उसका सूर्य बहुत अच्छा नहीं है तो कितना भी स्ट्रगल कर ले, कोई भी राजी हो, वो टॉप तक नहीं पहुंचेगा, बीच में कहीं जाकर रुक जाएगा। क्योंकि सूर्य कारक ही पहले सूर्य। करता है प्रेम का। सूर्य प्रकाश एक सूर्य के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लग्न। लग्न भी सूर्य के बराबर इंपॉर्टेंट है कि इस फाइनल करियर में कहाँ तक चलेगा। लगन का लाभ से संबंध हो, भाग्य से संबंध हो, धन से संबंध हो, लगन स्थान का स्वामी जाके 11वें में बैठ गया हो। 11वें में बैठ गया। हाँ। कुछ दशा के बारे में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, जैसे मंत्रेश्वर ने अपने फलदीपिका में लिखा है, तो फलदीपिका में उन्होंने लिखा है कि जैसे मंगल बृहस्पति साथ हो। अब अपन देखते हैं मंगल केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी है, एक त्रिकोण का स्वामी है और राजयोग बना रहा है, मान लो आपका बृहस्पति और मंगल साथ है, तो मंगल भी शुभ है, मान लो वो राजयोग भी नहीं बना रहा लेकिन शुभ है, तो आप ये निश्चित मानिए कि लोग कहेंगे बृहस्पति ऐसा बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बृहस्पति योग कारक होते हुए भी शुभ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मंत्रेश्वर ने लिखा है कि सिर्फ मंगल अगर बृहस्पति के साथ हो तो मंगल शुभ फल देगा, ज्यादा पावरफुल फल देगा, और बृहस्पति सामान्य फल देगा। इसी तरह उन्होंने लिख दिया कि बृहस्पति शनि साथ हो तो शनि फल देगा, बृहस्पति सामान्य फल देगा। चंद्रमा बृहस्पति साथ हो तो चंद्रमा फल देगा, बृहस्पति सामान्य देगा। ये मंत्रेश्वर ने लिख दिया। जैसे चंद्रमा मंगल साथ है, जैसे मोदी जी, जैसे चंद्रमा मंगल मोदी जी के लगन में साथ है, तो चंद्रमा कौन अपना बेगा फल दे रहे हैं। मंत्रेश्वर ने फलदीपिका में लिखा है कि चंद्रमा मंगल लगन में हो या चंद्रमा मंगल अष्टम में तो माँ भाग्यशाली होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, चंद्रमा मंगल लगन में माँ भाग्यशाली हो। और चंद्रमा की दशा चल रही है, और चंद्रमा की दशा चल रही है, वो 2021 से चलेगी, वो निश्चित रूप से राज करेंगे। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। अभी अभी हमारे बीच में दिनेश जी आ रहे हैं, पधारे हैं, थोड़ा लेट हो गए। नमस्कार दिनेश जी, थोड़ा सा इधर आइए। अरे तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। अच्छा। कि मंत्रेश्वर ने जो लिखा है वो कितना सही है की दशा के बारे में। उन्होंने लिख दिया कि दशमेश और तृतीयेश में संबंध हो तो तृतीयेश योग देगा और दशमेश सामान्य जाएगा, बिल्कुल सामान्य जाएगा, तो तृतीयेश में दशा में योग होगा। उन्होंने लिख दिया कि दशमेश और एकादश में संबंध हो तो एकादश फल देगा और दशमेश सामान्य जाएगा, जबकि हम ले लेते हैं उल्टा कि हम तो दशमेश का फल देगा, और वो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। तो हम हर चीज पे गौर करना है, हर चीज को उसको बारीकी से देखना। हमें सिद्धांत क्या सिद्धांत क्या कहते कहते हैं, ऋषि मुनि क्या लिख गए हैं, क्या बोल गए हैं, क्या समझा गए हैं, हम वो समझे बिना। केंद्र साहब ने अष्टमेश को नैसर्गिक शुभ माना है। अगर वो किसी योगकारता प्लेनेट के साथ है, केंद्र या त्रिकोण के साथ में, तो वो अष्टमेश उन केंद्र और त्रिकोण से ज्यादा रिजल्ट देगा अपनी दशा के अंदर। उनके संबंध अगर 4 संबंधों में संबंध बना के बैठा है कहीं भी, तो वो अष्टमेश महान योग देगा। जबकि कई लोग हो सकते जबकि हैं नवमेश और जबकि केंद्र और त्रिकोण उसके साथ संबंध बनाए तो वो फल नहीं देंगे, अष्टमेश फल देगा और सामान्य फल देंगे। अभी जैसा अनिश सर ने बताया, सूर्य का जो उन्होंने बताया कि सोर्स ऑफ इनकम, सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कल जैसे मैंने आपको बताया था सूर्य से 4th हाउस। अब मैं इसका लॉजिक आपको बताना चाहूंगी कि जैसे जो नेचुरल जोडियक है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, राइट, लेकिन हम सूर्य को भी एक लग्न मानते हैं, जैसे एक लग्न चंद्र लग्न सूर्य लग्न, है ना। तो सूर्य हमारे सन की जो राइजिंग है, मान लो टॉरस में है, ठीक है, तो लगभग 8 घंटे के बाद वो ओवरहेड आ जाएगा, ओवरहेड सन हो जाएगा वो, ठीक है। अपने से कौन से घर में होगा वो? चौथे घर में। तो सूर्य लग्न अपने से चौथे घर में पूरी तरीके से प्रकाशमान होता है, इसलिए सन अपने से 4th हाउस को पूरी तरीके से प्रकाश से आपका अर्थ क्या है? वहाँ आपका जो वो अपना प्रभाव देगा, सोर्स ऑफ इनकम, अपना जो रोशनी देगा वहाँ पर। नहीं, रोशनी से मतलब क्या, वो आय देगा, पढ़ाएगा उसको, आय देगा, प्रेम देगा, उससे रिलेटेड काम अगर आप करोगे, यानी वो 4th हाउस जो भी 4th हाउस होगा उससे रिलेटेड चीजें मिलेगी आपको। सूर्य का जो सिग्निफिकेशन है ना, अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सिग्निफिकेशन अपने से 4th के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकता है। ये 2 बातें, और एक जैसे भी महेश जी ने बोला कि अपने से 4th हाउस की जो भी उस 4th हाउस का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, हाँ। अब जैसे मैंने कल आपको बताया था 8th हाउस होता है, 8th हाउस होता है, तो वो 8th हाउस की कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव है, अचानक से होना, एकदम मिल जाना, वो एक तरीके से लाइट डाल देगा। जैसे 8th हाउस में आपका जैसे सन मेरे ख्याल से सन से 4th हाउस 8th हाउस में पड़ता है, तो अचानक 8th हाउस में लाइट डाल देगा, है ना। तो वहाँ वो हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से रिलेटेड इवेंट्स
आपके साथ अगर उसके जो भी यही सही कैरेक्टरिस्टिक चीज उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है 8th हाउस के हाँ, वो वो चाहे लाइन वो में आ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो हाँ। ओकल्ट साइंस हो, चाहे वो आपका बिजनेस में अचानक से लाभ होना, सब होना, वो मैनिफेस्ट होंगे। वो चीजें यही सेम चीज वो 7वें घर के साथ भी करने वाला है। हाँ, अगर जहां सूर्य बैठा है हाँ। उससे 7वें घर के साथ वो वही करने वाला है जो 4थे घर के साथ करने हाँ वाला वो है। फुल लाइट दे, फुल लाइट पावर दे। फुल आशादुल दृष्टि तो उसकी जो 7वां सूर्य से जो 7वां घर है वो भी उसके प्रकाशित होगा। कारकत्व को सपोर्ट करेगा, उसको बचाएगा, उसको बढ़ा देगा, उसको बढ़ा दे। उसको बढ़ा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये एक तो हो गया सूर्य, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लैनेट का कॉम्बिनेशन। अब वो कॉम्बिनेशन अगर ठीक है, मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई ग्रह, मान लीजिए सूर्य नीच का है और किसी भी घर में बैठा है और सूर्य नीच का है, तो इसका मतलब सूर्य की कारकत्व कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो गई सूर्य कॉम्बिनेशन की पावर कम होने वाली है। लेकिन ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे, ऐसे कई चार्ट्स मैंने देखे शाहरुख। हाँ, जिसका सूर्य नीच का है लेकिन वो टॉप पर है, तब इसमें कौन तय करवा? इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेप्शन है जो आपके उस सूर्य को नेगेटिव होते हुए भी ऊपर लेके जा रहा है। बिल्कुल। इसी तरह से मंगल नीच का है, तो इसका मतलब भगवान किसी भी चार्ट में किसी भी हाउस में बैठा हो सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा एक प्लैनेट किसी दूसरे पर्टिकुलर हाउस में जाके बैठ गया तो वो नीच का मंगल भी उसे राजयोग देने के लिए अकेला काफी है। मान लीजिए सूर्य नीच का है और केतु लगन में चला गया, तो उसको वो राजयोग दे के छोड़ेगा, सूर्य को टॉप पे पहुंचाएगा, वो एक्सॉल्टेड कर देगा। और सूर्य नीच का हो, जैसे 3rd हाउस में नीच का बताया आपने, नीच का है और सामने बृहस्पति बैठा हो तो डेफिनेटली राजयोग है। अच्छा, देखिए कि कॉम्बिनेशन बृहस्पति सूर्य का कॉम्बिनेशन बन गया तो सूर्य का ने अपने नीचता छोड़ दी सारी बृहस्पति ने देख लिया। तो देखो राजयोगों की जो परिभाषा है ना, उसमें नीचों नहीं देखा जाता कभी भी किसी भी कंडीशन में। अगर केंद्र त्रिकोण का संबंध है वो राजयोग है, संबंध 4 प्रकार के संबंधों में से तो राजयोग है। अगर उसमें नीच का है तो भी राजयोग है, अगर वो 6-12 में बना है तो भी वो राजयोग है। इनफैक्ट आज के जमाने में तो वो राजयोग- डेबिलिटेड प्लैनेट जो है, अगर डिविजनल चार्ट में कोई डेबिलिटेड प्लैनेट है, अच्छे से प्लेस्ड है वो, तो आपको बहुत पैसा देगा। कल मैं संजय रंजी को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि आपके दशमांश में जो भी प्लैनेट डेबिलिटेड होगा वो सबसे ज्यादा राइज आप समझ लो उसके दशा में करोगे। उन्होंने बोला था, ये संजय रंजी का मैं सुन रहा था कि दशमांश में जो डेबिलिटेड प्लैनेट हुआ आपको तो आप बड़े लकी हो, बस वो प्लैनेट आपको बनाएगा। तो अलग अलग कुछ निश्चित सिद्धांत भी है, जैसे अष्टमेश नवमेश का अष्टमेश हो जाना, कुंडली के कितने भी योग अवयोग हो जाते हैं, उनको अवयोग कर देता है। लेकिन उसमें 2 अपवाद हैं, एक तो नवमेश बृहस्पति नहीं होना चाहिए, एक शुक्र नहीं होना चाहिए। शुक्र किस कंडीशन में नहीं होना चाहिए कि वो तुला राशि 2nd हाउस में नहीं होनी चाहिए और वृषभ राशि 2nd हाउस में नहीं होनी चाहिए। अपने घर को 2 अवस्थाओं में, वरना अगर वो अपने घर को देखिए अगर नवमेश अष्टमेश हो जाता है तो कुंडली के सारे योग अवयोग हो जाते हैं। वो एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान होता है, चाहे वो आप वो कितने भी योग अच्छी योग हो, भाग्य जाके अगर मान लीजिए ऐसा लड़का किसी वो एक्सेप्शन है उसके अंदर। नवमेश अष्टम में बैठ 2 एक्सेप्शन है, एक तो भाग्य जाके आपने कटिंग में दिया भाग्य। अगर आप क्योंकि बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ है, बहुत वेल्दी घर में, और ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको लगता है कि वो वहां से भी उसकी डाउनफॉल बस starting बहुत नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होगी, Normal बहुत होगी। मेहनत करनी। जैसे हम एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एक कॉम्बिनेशन है सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन है, कुंडली में कैसा भी राजयोग हो, कितना भी जबरदस्त राजयोग हो, अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध या तो 7 है या 1-7 एक्सेस में, तो वो उस कुंडली के सारे राजयोग को खत्म कर देता है। उसको बढ़ाने के लिए फिर अलग अगर किसी ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वो कर देगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और शनि साथ में, तो वो उसका शुक्र कितना भी अच्छा हो, एक्सॉल्टेड हो, बेस्ट हाउस में हो, त्रिकोण से संबंध हो, किसी भी तरह का संबंध हो, तो उसके साथ उसके रिलेशनशिप के चैलेंजेस सामने आने ही वाले हैं। उसमें भी एक्सेप्शन है, वहां पर यदि सूर्य शनि के ऊपर कोई शुभ प्रभाव यदि आ जाए, सपोज कीजिए जुपिटर वहां पर बैठा हुआ है, साथ में बुध बैठा हुआ है, तो नहीं, बुध के साथ नहीं होगा। बुध के साथ नहीं होगा। नेगेटिव इफेक्ट वहां पर नहीं आएगा। नहीं, नेगेटिव इफेक्ट वो थोड़ा सा प्रोडक्ट कर देगा, आपका सेपरेशन नहीं करेगा। सूर्य और शनि का आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि शनि और सूर्य, जैसे सर ने बोला 1-7 का एक्सिस हो हाँ। या 7 बैठे हो, आपका ये कहना है कि 1-7 का एक्सिस हो या 7 में हो, लेकिन अगर उनके साथ में नहीं, अब इसमें आप समझने की कोशिश हाँ, वही कीजिए, हम शनि जो है बेसिकली वो आपका कर्म कारक प्लैनेट है और सूर्य जो है वो सरकार का कारक ग्रह है। इन जनरल अगर ये जितने ज्यादा क्लोज होंगे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
लेकिन यदि उनके ऊपर कोई शुभ प्रभाव आ गया तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, That's for sure. अगर गुरु की दृष्टि हो, बुध की हो, बुध की शुक्र की शुक्र हो, ये और या चंद्रमा हो, चंद्र इसमें एक और है कि द्वादश में और थर्ड हाउस में अगर सूर्य शनि या दोनों साथ हो, द्वादश में और थर्ड हाउस में, तो कोई मेलाफिक इफेक्ट नहीं आता। नहीं, ये आपस ग्रहों में में भी फर्क पड़ता ये है। अपवाद है। इनका आपस में संबंध की बात नहीं कर रहा मैं किसी और बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सूर्य शनि जब साथ होंगे तो वो आपस में कोई नुकसान करने वाले नहीं है। नहीं, और घरों में तो नुकसान करेंगे, लेकिन वो दूसरे प्लेनेट का रिजल्ट खराब कर एज पर देंगे। किताब दूसरे में करें एक्चुअली। दूसरे प्लेनेट का रिजल्ट खराब कर वो मंगल का देंगे। उनको मंगल का रिजल्ट खराब करेंगे, शुक्र का रिजल्ट खराब कर देंगे, राहु का रिजल्ट खराब कर क्या है? देंगे, राहु का रिजल्ट खराब राहु का कर रिजल्ट खराब लेकिन करेंगे। जैसे सर देंगे। ये बहुत ने इंपॉर्टेंट बट ये एक लाल किताब बोल सकते हैं, बट एज पर हमारा पाराशर के हिसाब से अगर देखा जाए सूर्य शनि की यदि युति है और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स एक्चुअली। सरकार से आपको सहायता प्राप्त होगी, सरकार से आपको हेल्प मिलेगी। इवन आप नाड़ी Plus, एस्ट्रोलॉजी में भी जाओगे तो उसमें भी यही है कि सूर्य और शनि का योग नहीं हो आपस में, किसी तरह का संबंध नहीं बन रहा है, तो वो अपने करियर में बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकता। एक्चुअली शनि का संबंध सूर्य यदि सूर्य और पावर केतु दोनों से बन जाए तो वो नई नई फील्ड में मिल जाता है। कर्म को पावर मिल गई ना, सूर्य पावर है। क्योंकि आपको शायद स्टेट से या गवर्नमेंट से नहीं, रिकग्नाइज मैंने इस संदर्भ में सूर्य 10th में और शनि 4th में देखा लोगों के, तो वो करियर में बड़ा रुकावट डालते हैं और आदमी को कुछ नहीं बन पाया। हाँ, एक्चुअली अगर वीक हो, मेन चीज ये आ गई ना, नहीं, वहां पर कोई weak शुभ प्रभाव नहीं हो। अगर कोई शुभ प्रभाव है तो एज यूजुअल कहानी बिल्कुल डिफरेंट सन की होगी। तो जैसे अपन ने कल भी बात की थी, सन 10th में एसएच भी फाइनेंशियली इनस्टेबल कर देता है काफी केसेस में। कुछ योग, कुछ प्लैनेट्स अपने आप में ऐसे हैं जो अपने आप में पूर्णता रखते हैं, कुंडली को ऊंचाइयां पहुंचा देते हैं। जैसे 7th हाउस में चंद्रमा हो तो व्यक्ति छोटे परिवार में ही जन्म लेता हो, छोटे से परिवार में, सामान्य परिवार में जन्म हो तो भी वो बड़ा आदमी बनता है, बड़ी ऊंचाइयां दिखता है। 7th हाउस तो आप- और जैसे द्वादश में मंगल हो और शुभ हो, उच्च का हो, तो उसके कुटुंब, उसके जन्म के बाद उसके कुटुंब के सारे सदस्य, कुटुंब के, परिवार के ही नहीं, कुटुंब के सब धनवान हो जाएंगे। बुध लगन में हो और सूर्य जहां हो उस भाव से रिलेटेड, जहां सूर्य बैठा है उस भाव से रिलेटेड संबंधी जल्दी धनवान हो जाएंगे। ये अपने आप में इफेक्ट है जो निश्चित रूप से आता है। मंगल अगर लगन में हो तो 28 साल बाद व्यक्ति का भाग्य हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है, व्यवसाय आरंभ कर देता है, 28 साल से रिजल्ट आते हैं। सूर्य का फ्रेंड है ना मंगल, सूर्य का वो 28 साल में रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं लगन में बैठा हो। भाग्य में वृद्धि होगी 28 साल निश्चित रूप से होगी, 28 साल से वो काम करना शुरू कर देगा, भाग्य में वृद्धि हो जाएगी उसकी। चलिए अब हम बात करना चाहते हैं कैलाश जी आपसे, क्योंकि आपको हमने पहले अभी अलग बोलने का मौका नहीं दिया। नहीं, जय तो भीम। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि करियर के लिए जब भी कोई आप तकलीफ देखते हैं, जैसे सर ने कई चीजें हमने डिस्कस कर ली, अब मैं आपसे उस विषय पे बात करना चाहूंगा कि कोई ऐसा कोई चीज हमसे छूट गई हो या भूल गए हो तो जिसपे आप प्रकाश डालें कि करियर के लिए वो कौन सी मेन चीज है जो आपकी चार्ट में सबसे पहले नजर जाती है, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो। क्योंकि कोई ऐसी चीज जो हम अभी तक हम छोड़ गए या इग्नोर कर गए। सबसे पहले कि हम चार्ट जब देखते हैं तो कैरियर के लिए लगन का संबंध किससे है, रिटर्न मूर्ति को किससे रिटर्न मिलेगा ये देखते हैं। और दूसरा देखते हैं दशा अंतरदशा आई या नहीं आई, अच्छी दशा है तो उस वक्त वो लागू हो रही है कि नहीं आ रही है, हो रही है। अगर उसका अच्छी दशा है और वो बचपन में निकल गई उसका कोई मतलब ही नहीं उसका, और सही टाइम पे सही दशा आ जाती है तो उसका रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। जैसे अपन ने, जैसे मान लो आपने भी भाई साहब ने बताया कि 7th हाउस का मून कुछ भी नहीं होते हुए भी जो है प्रोग्रेस कर लेता है परिवार में। इसी तरह से 7th हाउस का सैटर्न भी जो है ना, उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वो उसके इतना आई चलाई इतनी होती है पैसे की, लाखों करोड़ों का टर्नओवर उसके हाथों से मिलता है। बचने की शक्ति, पैसा कितना बचाता है वो, बचने की शक्ति पर आई चलाई लाख नहीं होते। इसी तरह अपन 10th हाउस को ले लेंगे कि 10th हाउस में अगर सूर्य है तो वो दशा को छोड़ देता है और उसका अंतरदशा किसी भी महादशा की, उसी की नहीं किसी भी दूसरे महादशा में भी अंतरदशा उसका रिजल्ट देगी। लेकिन जैसे कल
अभी अनिल जी ने कल हमसे डिस्कस किया था, बताया था कि सूर्य दशम में हो, तो मैं आप सबसे क्लियर करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कोई ना कोई एक कारक तत्व को नष्ट कर देता है, दशम का सूर्य, क्योंकि अग्नि इतनी है, सब कुछ है। तो मैं उस बारे में थोड़ा और दसवें में सूर्य को जो जिस 10वें घर में बैठा है, तो हम अक्सर यही बात देखने को मिलता है कि जैसे वो 10वां हाउस में 10वां हाउस पिता का भी है और चौथा हाउस माता का है, तो 10वें हाउस में पिता की आयु को अलग कर देता है। यही बात वो तब करता है जब शनि खराब हो, क्योंकि वो शनि के कारक प्रभाव में बैठा है। नहीं, लेकिन अभी हम करियर के हिसाब से बात करें तो दशम नहीं, में आप सूर्य करियर को बहुत बड़े धंधे वाला होता है व्यक्ति, बहुत बड़े मान सम्मान का होता है, बड़े धंधों का प्रतिनिधित्व करता है, इज्जत मान सम्मान नौकर चाकर सब होते हैं उसके पर आप बाद। देखिए कि अगर 10th में सन हो तो उसका मूड जो है वो वीक हो जाता है। उसका रीजन है कि सन जैसे आपको ओवरहेड सन है ना, ऐसा आप लोगों को देखोगे कि इनके बाल जो है बहुत घर के होते हैं, वर्ड जल्दी हो जाते हैं, है ना? वो 7th हाउस में लागू होता है। हाँ, क्योंकि उसका जो रूट्स है, रूट्स को नर्चर वाटर एलिमेंट से मिलता है, राइट? हाँ। तो वाटर एलिमेंट जो होता है वो ड्राई अप हो जाता है। सन हाँ, बहुत ज्यादा हाँ। हीट में है। हाँ। इसी तरह से मैंने अपने वीडियो में पिछले में बताया है कि जब 5th हाउस में सूर्य होता है ना, तो पृथ्वी तत्व राशि या अग्नि तत्व राशि में होता है, तो बड़ी आंत को वो ड्राई कर देता है, पेट में तो कॉन्स्टिपेशन और ये बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है, पेट की बीमारी हो जाती है उस व्यक्ति को, क्योंकि वो ड्राई करता है। सूर्य ड्राई करने का काम, तो अगर पृथ्वी तत्व राशि में हो या अग्नि तत्व राशि में हो, तो वो उसको बिल्कुल ड्राई कर देता है और आदमी के बड़ी आंत में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इसी तत्वों की अपन बात कर रहे थे, जैसे समय बोला, आपने बोला तत्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे इन्होंने बोला कि उसमें रूट्स में क्योंकि वाटरी होना चाहिए, अगर वाटरी नहीं है तो उसको सुखा देगा। तो एक्चुअली क्या करेगा 10वें घर का सूर्य, क्या करेगा? वो सेकंड हाउस को खराब करेगा, सेकंड हाउस को, 4th हाउस को खराब करेगा। किस तरह से? वो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी डाल देगा कि वहां का सारा जो 4th हाउस है वो वाटर एलिमेंट है, हाँ वो ड्राई हो जाएगा। तो जब वाटर एलिमेंट ड्राई हो जाएगा तो करियर के लिए इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा कि उसके लिए अपने सुख की वैल्यू नहीं रहेगी, तो अपना दिन रात छोड़ के सिर्फ वो काम के लिए लगेगा, मेहनत ज्यादा करेगा, वो सुख नहीं पाएगा। रिजल्ट तो अच्छा ही होगा। नहीं, रिजल्ट उसको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, लेकिन क्या वो सुखी था? नहीं। उसने अपने लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा एंजॉय किया? नहीं। क्या उसका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा था? तो सूर्य के हिसाब से कर्म इसका मेन चीज उसके लिए सारा फोकस कर्म होता है। देखिए कहीं भी कोई भी प्लेनेट ये तो आप ये तो कह नहीं सकते कि एक तरफ अच्छा है एक तरफ खराब है। उसका कारण है कि आदमी अगर मान लो बिजनेस कर रहा है तो नेचुरली वो अपने परिवार को समय कम दे पाएगा, और जैसे कोई बड़ा काम में ज्यादा बिजी रहेगा, डिस्टर्ब होता ही है। कोई एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट थोड़ा वैसे वो श्रुति जो बात करी थी ना, मैं उससे भी सहमत हूँ कि 10th हाउस का सैटर्न है, सूर्य है, तो वो 4th हाउस को भी इफेक्टेड करेगा। इसी तरह से जैसे मेरे मिलने वाले हैं, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो उनका 10th में सूर्य है, उनकी माता खत्म हो गई और दूसरी माँ, 2 माँ है। अच्छा। अब जबकि सूर्य का इफेक्ट 4th हाउस में होता है कि वो उसके भी दो माँ हो जाती है, तो सूर्य अपना प्रभाव। 7th हाउस में सूर्य होता है तो बात वाली बात कही कि बात जैसे 7th हाउस में सूर्य होगा तो उसके हस्बैंड के जो भी हस्बैंड होगा उस व्यक्ति का या एक्चुअली जो सूर्य है वो पिता का कारक ग्रह है। जब भी 7th हाउस में सूर्य किसी के आ जाएगा, उसकी मैरिड लाइफ में पिता की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आते हैं। क्योंकि पिता चाहेगा कि उसका जो मैरिड लाइफ है वो उसके हिसाब से, दैट्स द मेन रीजन। तो सूर्य जो है 7वें स्थान के अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। 7वां भाव शुक्र का कारक भाव माना जाता है, और वहाँ सूर्य बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस करता है। अगर बुध साथ नहीं हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। अब एक और चीज है, अगर मैं इन्हीं सारी चीजों को अगर हम इसको ठीक करना चाहें, तो जब हम बात कर रहे हैं कि हर प्लैनेट का एक अपना अलग रोल है। किसी भी घर में बैठे कोई प्लैनेट अच्छा है बुरा रिजल्ट दे सकता है, राशियों का संबंध है, आपस में संबंध है, त्रिकोण का संबंध है, केंद्र का संबंध है, तो इनको हम किसी तरीके से इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। हर प्लैनेट किसी न किसी तत्व से संबंधित है और हर प्लैनेट किसी न किसी कारक, इसका कोई कारकत्व है। तो अपना अच्छा है बुरा रिजल्ट वो कारकत्व से बताने वाला है और उस तत्व से बताने वाला है। अगर आप उस तत्व को बैलेंस कर दें, तो आप उससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको कारकत्व समझना पड़ेगा।
मान लीजिए हम सूर्य की बात कर रहे हैं या मंगल की बात कर रहे हैं, दोनों फायरिंग प्लैनेट्स हैं। अगर फायरिंग प्लैनेट्स हैं तो इनका संबंध फाइनेंस से तो है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज फायर मीन्स फाइनेंस। तो आपका फाइनेंस एक्सेस है या कम है, ये वो डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों फायरिंग प्लैनेट है, अगर ये फायर एकदम ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो ये किसी और जगह जाके इसका इम्पैक्ट डाल देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको अगर इस लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा, हर चीज को बैलेंस करने के लिए तत्वों को बैलेंस कर दीजिए। तत्व बैलेंस कई तरीके से हो सकते हैं, आप वास्तु के थ्रू भी तत्व बैलेंस को कर सकते हैं, आप स्टोन्स वगैरह देंगे, कुछ रेमेडीज भी करके तत्व बैलेंस कर सकते हैं। जो भी प्लैनेट अच्छा या बुरा होगा घर के उस डायरेक्शन में या ऑफिस के उस डायरेक्शन में, जो ओनर है उस डायरेक्शन में वो प्लैनेट आपकी जरूर देगा। ऐसा ही वो अपने बॉडी पार्टनर की देगा। कुंडली हमने बनाई है, गॉड की कुंडली तो हमारा बॉडी है, बिल्कुल। तो हमारी बॉडी को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कम काम कर रहा है, कौन सा प्लैनेट ज्यादा काम कर रहा है। ऐसे ही किसी के घर को देख के हम समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन सा प्लैनेट या उसके ऑफिस में फैक्ट्री में वो चीजें सामने कई बार आती क्या हैं। होता है, कई ऐसी दशाएं होती है जो राजयोग कारक होती है, लेकिन राजयोग मिलता नहीं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि उसने किसी तरीके से भेद हो रहा हो, प्लैनेट का भेद हो रहा हो, वॉर की कंडीशन में हो, या उसने घर के अंदर कोई ऐसा सामान रख दिया हो जो प्लैनेट का दिशा भेद कर रहा हो। मान लीजिए कि सूर्य लगन में है, यानी ईस्ट राशि, ईस्ट साइन डायरेक्शन में, तो ईस्ट का जो सूर्य है, अगर आपने उसके साथ किसी तरह से आपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में तो पानी नहीं रोके, अगर आपने वहां पे क्लटर रख दिया तो सूर्य कितना ही अच्छा होगा वो आपको पता नहीं देता, क्योंकि क्लटर मीन्स राहु, सूर्य पर ग्रहण करता है। स्टोर टाइप या कुछ ऐसा बना दिया। आपने कुछ स्टोर बना दिया घर के इस डायरेक्शन में, या आपने वहां पे रद्दी रख दी, या फालतू सामान रख दिया जो काम में नहीं आ या रहा है, अगर धुआं वगैरह जलता है तो वो फिर सूर्य को वीक कर देगा। वो सूर्य वीक कर देगा। तो सूर्य आपकी पत्नी में भी वीक चाहे कितना ही अच्छा हो, रिजल्ट देगा। हाँ, कितना भी अच्छा वीक होगा, ही देगा। कर्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूर्य कितना भी अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, राजयोग कारक होगा, लेकिन वो अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने किसी तरीके से दिशा के थ्रू से उसको रोक दिया, उसको बलहीन कर दिया, पावर नहीं रहेगी। जब भी आपने सूर्य के साथ राहु को लेके आएंगे, सूर्य अपना रिजल्ट छोड़ देगा और राहु की बजाएगा, राहु तय करेगा ये क्या करना है, तो ग्रहण लगा देते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा की बात करें, अगर ऐसे ही आप चंद्रमा के साथ तो केतु का क्लब कर दीजिए, तो चंद्रमा कितना भी अच्छा होगा वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा देने वाला है। सूर्य के साथ राहु हो तो डिस्ट्रक्शन बहुत चंद्र केतु में यदि मध्य स्तर से आपने घर में पानी का कोई सोर्स बना दिया, अगर आपके चंद्र केतु युति है और पानी का सोर्स यदि आपने मध्य स्तर से बनाएंगे तो वो एक डेंजरस स्थिति हो जाएगी। सेम वे अगर मंगल राहु एक साथ है, मंगल दक्षिण दिशा का कारक ग्रह है और राहु वेस्ट जो आपका पानी जाता है, यदि आपने साउथ के अंदर वो वेस्ट पानी निकाल दिया, सेफ्टी टैंक वाला पानी निकाल दिया, तो आपका ज्यादा बस स्थिति हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन ये मतलब है कि जब आपका समय है, क्योंकि मंगल राहु तो बहुत लोगों के होता है, चंद्र के तो बहुत लोगों के होता है, आप उनकी दशा जब उनकी दशा बेकार आने वाली है तो वो इस तरह अपने आप आ जाता है। इसमें एक और फैक्टर लेकिन क्या दशा को पाट देते हैं, जैसे किसी की बहुत अच्छी दशा चल रही है और वास्तु किसी का मकान का बहुत ही अशुभ है, तो क्या वो दशा कमजोर हो जाएगी, योग कारक हो? नहीं, जब तक मेरा जो पर्सनल अनुभव है कि आपका जो भाग्य है वो सबसे ज्यादा प्रबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बहुत सी जगह ऐसा देखते हैं कि वास्तु पूरी तरह से खराब है, लेकिन होता क्या है कि जब उनका थोड़ा सा डाउनफॉल आने लगेगा तो वो बहुत ज्यादा वर्स्ट डाउनफॉल तब जो है वो एकदम, क्योंकि हमारे एक लोकल की एक कहावत है कि भाग्य अगर बलवान हो तो कीचड़ में डाल दो तो कीचड़ सूख जाता है। तो भाग्य की बलवंता सबसे बड़ी मानी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट का है ना कि जैसे आपका समय वीक हो जाएगा तो ये इफेक्ट ज्यादा डालेगा। आप डबल इफेक्ट करोगे, जैसे मैंने बताया कि साउथ दिशा के अंदर आपने वेस्ट का नाले निकाल दिया, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो आपका लाइफ चेंज कर देगा। पर इसमें एक और ये देखिए, ग्रहण योग जो होता है, सूर्य राहु हो गए या फिर सूर्य केतु या इस टाइप के और जो दूसरे योग हैं, उसमें फॉलोअर कौन है और लीड कौन कर रहा है। अगर सूर्य राहु की युति है और राहु उसका फॉलोअर बन गया, राहु उसमें हार चुका है, तो फिर वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी बन सकता है। वो सूर्य ही लीड करेगा, राहु उसका चेला बन चुका है, जैसा सूर्य कहेगा वो वैसा ही करेगा। अगर राहु लीडर बन गया और सूर्य फॉलोअर बन गया तो फिर एक पॉइंट और आता है, उसके बाद सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन यदि आपका 10th हाउस में लियो साइन का,
विल ग्रो, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन जो मैडम कह रही है कि फॉलो कौन करे, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली आएगी। आएगी बिल्कुल। सूर्य जो है आपका कालपुरुष कुंडली का 5वें भाव का स्वामी है। मैक्सिमम टाइम संतान से लेकर के परेशानियां आती हैं। जी। तो यही कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। और 5वें घर की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे जब भी सूर्य के साथ राहु होगा तो आपका ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो डैमेज रहने वाला है। 100% रहेगा। अब आपको एक सिम्टम बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में केतु जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड जो भी डायरेक्शन है वहां पे अपना केतु इम्पैक्ट छोड़ेगा। एक एग्जाम्पल है, तो केतु क्या करता है? पीसेस कर देता है चीजों के, टुकड़े कर देता है, या अगर 8 हाउस में आया तो सर्जरी भी करा देता है। ठीक है, तो वो या उसको श्रिंकेज है, वो छोटा करके जाता है। तो आप देखिएगा बहुत सारे चार्ट में मैंने ऐसे देखा कि मान लीजिए किसी का राहु 10वें घर में है और केतु उसका 4थे घर में है, तो उसके घर में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है छोटा। तो ये आपको आपकी किस्मत से ही आपको घर मिलने वाला है एक्चुअली। तो आपकी होता तो किस्मत वही ही है है कि आपकी किस्मत ही डिसाइड करती है कि आप कहाँ या कहाँ पर शॉप ले रहे हो, कहाँ फैक्ट्री बना रहे हो, क्या डिजाइन वो ऑलरेडी आपकी किस्मत ही डिसाइड किया होगा। आप देखिएगा, अब आप अगर इसको बैलेंस करना है तो आपके पास अब अपनी किस्मत में जाकर प्लैनेट्स तो चेंज कर नहीं सकते। तो आप एनर्जी बैलेंस कैसे करेंगे? या तो कोई स्पोर्ट्स वगैरह करेंगे, रेमेडी करेंगे, या वास्तु से करेंगे। अगर आपको पता है कि आपके चार्ट में ये प्लैनेट खराब है तो वास्तु के हिसाब से उसकी उस डायरेक्शन में जाकर उसको ठीक करने का उपाय कर दीजिए। वो प्लैनेट अपने आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उस पर ठीक रिजल्ट आने लग जाएगा। ये ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन एक चीज है पॉइंट, क्या वास्तु सही में ठीक किया जा सकता है? हाँ। अनटिल अनलेस आपका पॉजिटिव दशा स्टार्ट नहीं हो जाए। एग्जैक्टली, नहीं तो आप कर जब ही तक नहीं नहीं पाएंगे। जब तक आप उस टाइम वास्तु वाले के पास ही नहीं जा पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, वास्तु कभी नहीं, अगर किसी तरह से मान लो पैसे की वजह से हो गई तो वास्तु जब तक सही दशा महादशा अच्छी योगकारकता प्राप्त नहीं कर लेती, जब तक नहीं आती तब तक वास्तु पूरी आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। जैसे कि कुंडली में होता है ना कि आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, प्लेनेट बहुत बुरा कुछ करने वाला है, अगर उस पे कहीं से कोई ब्लेसिंग आ रही है तो वहाँ चांसेस बनते हैं कि भाई किसी की ब्लेसिंग के थ्रू या कुछ उपाय करने से ये चीज ठीक या आप किसी बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजर के पहुंच जाए, वरना आप बढ़िया एस्ट्रोलॉजर के नहीं जा पाओगे कि यार हो गया यू है। हैव टू सीक द हेल्प। अगर वो चांसेस ही नहीं है तो फिर वो फिर आप एक बहुत बड़ा उदाहरण बताऊं मैं आपको कि एक बंदा जो था हैंड टू माउथ स्थिति के अंदर पहुंच चुका था। कई सालों के बाद में एक उसने गेट चेंज करवाया, किसी वास्तुशास्त्री ने कहा कि यार ये आप गेट यहां से यहां निकालो। जैसे ही उन्होंने गेट निकाला, आज की डेट के अंदर वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। डीलिंग भी उसका, प्रॉपर्टीज की डील्स भी देखें तो अब एक्चुअली तो घर तो वही था ना, और सिर्फ एक गेट, अब ये कहा जाएगा एक गेट निकालने से हो गया तो हम कैसे मानेंगे? तो दशा से आगे पॉजिटिव और वो दशा और गेट का करना वो मैच भी करता है। वो मैच करता है। नहीं, ये सारी है निशानियां। आपको कोई भी ग्रह कोई भी रिजल्ट देने से पहले अपना कोई ना कोई सिम्टम छोड़ता है। 100%। अगर आपका मान लीजिए कोई एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके साथ खराब रिजल्ट देने वाला है तो वो उससे पहले आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देगा। Exactly. अगर आपके पास वो अवेयरनेस है कि ये इंडिकेशन आना शुरू हो गए और आप उसे जज कर लो। और आप उसे जज कर लीजिए तो आप इमीडिएटली वो अपना रिजल्ट देना शुरू करें, उससे पहले आप उसे रोक सकते हैं। तो ये इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर ईयरली चार्ट में बृहस्पति आपके 6ठे घर में चला गया, आप ये मान लीजिए इस साल पब्लिकली इंसल्ट होने वाली है, मेरे कमिटमेंट फेल होने ही वाले हैं, आप बच नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे? लाल किताब लाल किताब चल रही है, ट्रांजिशन भी लगा लीजिए तब भी आ जाएगा, रिजल्ट वही करने वाला है। छठे घर में 6ठे घर में बृहस्पति और एस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं, कुछ मत देखिए आप, सिर्फ ये देख लीजिए कि 6ठे घर में बृहस्पति आ गया, तो आपकी जो कमिटमेंट दी है वो आपकी फेल हो सकती है। वो फेल होगी और उस वजह से आपका इंसल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका मरकरी 3rd हाउस में चला गया तो आपने कुछ पेपर में कुछ गलत लिख दिया है, कोई राइटिंग या कुछ रिटन कम्युनिकेशन गलत हो गया जिसकी वजह से आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है, समझ जाइए। अगर आपका 3rd हाउस में मरकरी चला गया ईयरली चार्ट में, तो जब भी कोई कहीं साइन करें या कोई ईमेल भेजे या फाइल में तो उसको 2 बार चेक कर लीजिए, बल्कि किसी एक्सपर्ट से उस पर सलाह ले लीजिए, वरना यही डॉक्यूमेंट आपके खिलाफ यूज किया जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो ईयरली चार्ट भी अब इसी तरीके से, अगर सूर्य 6ठे घर में चला गया ईयरली चार्ट में, तो इस साल करियर में डाउनफॉल होना है, बच नहीं सकते। बचने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? फायर एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप सूर्य को 6ठे घर से वहां से हटा नहीं सकते, तो अब इसका तरीका है, सूर्य जो चीज का कारकत्व है या जिस एलिमेंट का कारकत्व है उस एलिमेंट को बचा लो, तो वो सूर्य बच जाएगा, सूर्य उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा। देखिए
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके लगन में चंद्रमा के साथ मंगल था, हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। उसमें बहुत से कारण है, अगर बहुत से कारण है, उसमें आप एक बहुत सारी चीजें करेक्ट होनी देखिए, चाहिए। मंत्रेश्वर ने एक सिद्धांत लिखा है, लेकिन उसमें उसने बहुत से ये नहीं लिखा कि आगे पीछे दृष्टि और किसी ग्रह के संबंध राशि एक्सचेंज का वो हो सकता है, तो वहां भी आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट ये नहीं कहते हो कि ये ऐसा हो जाएगा। किसी भी कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन या प्लेसमेंट का शॉर्ट फॉर्मूला नहीं। और बाकी सारे प्लैनेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बाकी सारे और प्लैनेट। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है नक्षत्र का रोल बहुत ज्यादा है, जो कई एस्ट्रोलॉजर्स अब तो काफी नॉलेज आ गई है लोगों को, काफी अवेयर हो गए नक्षत्र से। लेकिन मुझे लगता है आज से 15-20 साल पहले शायद नक्षत्र को इतना कोई काम एस्ट्रोलॉजर करोगे, नहीं देखता था। अगर आपको ये भी देखना है तो आप सीधा ये देखो कि आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे 10 जो नक्षत्र है कर्म नाड़ी। हाँ, तो वो कर्म नक्षत्र कौन है? अगर राहु है तो वो उस हिसाब से आपको फील्ड सेलेक्ट करवाएगा, गुरु है तो इसी फील्ड में आपको जाना है। एक चीज उसमें एक चीज और है, अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट वहां से ट्रांजिट कर रहा है ट्रांजिट करेगा 10 नक्षत्र से, हाँ। तो दैट टाइम आपको प्रॉब्लम्स आनी है वो हाँ वो हमने अभी डिस्कस डिस्कस कर किया किया। प्रोफेसर। तो मैं एक चीज मैं रोकना चाहूंगा कि दिनेश जी, क्योंकि हम सबसे लेट आए थे, कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे, तो मैं चाहूंगा दिनेश जी, ये हमारा जो टॉपिक है आज का करियर का, आपने सुना, सबने बोला, अब मैं चाहता हूँ आप कोई ऐसी चीज हमें बताएं दर्शकों को कि जो एकदम यूनिक जाके बैठे कि करियर सर, के लिए पहले चीज क्या देखनी मैं चाहिए? एक चीज बताऊं आपको, हम अभी यूनिक इज नथिंग, सब कुछ जो लिखा हुआ है यूनिक और हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। यूनिक से मेरा क्या मतलब है कि यूनिक से मतलब है कि आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपने इतनी पत्रियां देखी, इतनी प्रेडिक्शन करी, सब आपने क्या देखा कि यार करियर के लिए ये चीज सबसे ज्यादा देखिए सर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है मेरे अकॉर्डिंग कालपुरुष कुंडली। जितने भी योगास बनते हैं आपके, वो कालपुरुष कुंडली के अनुसार जी, लाइक सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस एंड 11th हाउस, राइट। सेकंड हाउस का लॉर्ड है आपका शुक्र। अब जब भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये डेफिनेटली व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाला है। सेम वे में 9th लॉर्ड है आपका जुपिटर और 10th लॉर्ड आपका शनि, तो धर्म कर्म योग बनाए, तो ये भी एक पॉजिटिव योग हो गया। अब होता क्या है जनरली कि जिस चार्ट के अंदर नैसर्गिक मीन्स कालपुरुष कुंडली के योग मिल जाए, प्लस आपका लगन कुंडली के भी योग मिल जाए जो तात्कालिक है, मीन्स शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन मिल गया और 10th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो उस कुंडली की जो पावर है वो बहुत ज्यादा हायर होगी, मीन्स उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हायर होगा। मिलियंस इस तरह के जो जितने भी चार्ट्स हैं उनके अंदर ये सारी स्थितियां बनती हैं। अब बात आती है कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स कब आएंगी। पहली चीज तो ये कि प्रोफेशन कैसा हो, तो एक सिंपल सा जैसे बताया कि अपना केंद्र त्रिकोण के जो कि वर्क करते हैं डेफिनेटली, लेकिन इनके साथ में कालपुरुष कुंडली के योग भी यदि हो तो उस कुंडली की 1000% क्वालिटीज बहुत ज्यादा हायर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं शनि का ट्रांजिट जनरली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जब भी शनि का ट्रांजिट आपका केतु के ऊपर से जाएगा, सपोज कीजिए जैसे अभी आपका धनु राशि में शनि का ट्रांजिट है, जिसका केतु आपका 159 के अंदर रिप्रेजेंट चल रहा है, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ, वॉट एवर प्रोफेशन, क्योंकि केतु जो है बेसिकली एक रुकावट है, वो मोक्ष कारक है, शनि कर्म है, तो जब शनि उसके पास जाएगा तो उसको मोक्ष प्रदान करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन तो वो मोक्ष देगा, और ये इफेक्ट ट्राइनल पोजीशन से भी होता है। सेम वे के अंदर यदि आप देखें मंगल से जा रहा किसी का ट्राइनल पोजीशन में, तो मंगल उसका एनिमी प्लैनेट है, अनलेस अनटिल वो योग कारक ना हो और बहुत अच्छी पोजीशन में ना हो। योग कारक है तो वहां पर हो सकता है पॉजिटिव इफेक्ट भी दे, बट इन जनरल मंगल जो है वो फाइट्स कर रहा है, थोड़ी फ्रिक्शन हो जाएगी जहां भी आपको और फ्रिक्शन किससे करवाएगा, क्योंकि मंगल सेनापति है, राजा आपका सूर्य है, बट मार्स सेनापति है, तो जो आपका बॉस है, बॉसेस वगैरह से या किसी न किसी से आपके फाइट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो एज अ वर्क प्लेस के ऊपर आप लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर शनि मंगल के ऊपर से मंगल के ऊपर से उससे ट्राइनल पोजीशन से जाए, सेम वे में यदि राहु के ऊपर से जाए, अब यहाँ राहु बड़ा विचित्र है, राहु यहाँ पर क्या करेगा कि वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा, लेकिन आपका काम बंद नहीं होगा, मतलब आदमी जा रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, काम नहीं रोकेगा, काम नहीं रोकेगा, लेकिन आपको टेंशन या वो सब टेंशन वो सारी देगा।
अब सेम वे के अंदर अगर सपोज कीजिए कि सैटर्न का कॉम्बिनेशन शुक्र और बुध से मिलकर, अब जैसे अभी किसी का भी धनु राशि के अंदर जैसे अभी शुक्र और बुध की स्थिति होगी, तो इट विल बी अ बेस्ट टाइम फॉर हिज लाइफ। उसके जीवन का वो बेस्ट टाइम होगा अर्निंग पर्पस से। उसका रीजन शुक्र धन का कारक है, सेकंड हाउस का कारक हो गया ना आपका कालपुरुष कुंडली के अंदर का पराक्रम, बुध का पराक्रम। सिक्स्थ हाउस का भी आपका जो बुध है छठे भाव का स्वामी भी है और तृतीय भाव का भी स्वामी है, वो एबिलिटीज देगा। तीनों चीजें मैच हो गई। सेम वे में आप शनि में शुक्र और शुक्र को शनि, मेरा सर ये यही मेरा जो मेरा क्वेश्चन यही था। मैं भी यही पूछने वाला था, शनि में शुक्र की दशा है या शुक्र में शनि की अच्छा दशा? तो बहुत अच्छा भी जाता है और बहुत बेकार भी जाता है। ये ऐसी दशाएं हैं कि आदमी को जो किस तरह से डिफाइन करते हैं आप? जैसा मैंने सुना है मैं बताऊं आपको, और देखा भी है हाँ, मैंने भी देखा है। उत्तर कलामृत ने और मंत्रिश्वर ने अलग लिखा है इसके बारे में। तो मंत्रिश्वर ने लिखा है कि ये दशा अवयव कारक हो जाती है, उसने अवयव कारक लिख के छोड़ दिया। और उत्तर कलामृत ने लिखा कि नहीं, ऐसा इसमें नहीं बीज है। भी मांग लेता आदमी और राजा बन जाता है। मैंने Actually कहा उसका कि- फर्क है, इसके अंदर बड़ी एक विचित्र कंडीशन है जो actually मुझे उस पे अपन वो आप लोग बताएं कितना थोड़ा सा सही सही है। है। आपको उसमें कहा गया- उत्तर कलाम ये कहा है कि अगर दोनों में से दोनों योगकारक हो, योगकारक मीन्स अच्छे हो, अच्छे तो हो। वो राजा को भी बीज मंगा देगा। Yes, exactly. और अगर उनमें से एक खराब हो, मतलब खराब मीन्स 3, 6, 11 का लोड हो, 8 का लोड हो, या वहां स्थानों पे बैठा हो, या किसी तरह मेलाफिक हो गया हो, तो वो उठा देगा। तो वो राइज करा देगा। तो अच्छा जाएगा। और दोनों अगर सिंगल खराब है और एक अच्छा है, हाँ। वो नॉर्मल होता है, लेकिन दोनों दोनों खराब है तो राज वो राइज हो गए, वो राइज कर जाएगा वो राइज करेगा। मतलब बड़ी डिफरेंट चीज है ये। दोनों अगर exalted है, नहीं, एक खराब है, दोनों, एक तो अच्छा, वो दोनों अपने अच्छा आप अच्छा, केंद्रराव साहब ने इसको जो अपने बुक्स में लिखा है, उन्होंने विशेष रूप से लिखा है इसको, तो उन्होंने अंतर्दशा को लिया। अगर शुक्र शनि में शुक्र है तो शुक्र का प्रत्यंतर ले लिए पूरे, और शुक्र में शनि है तो शनि के प्रत्यंतर ले लिए। उसके अनुसार उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उसको वो किया कि कई बार अच्छा हुआ इसमें, कई बार बुरा हुआ। उन्होंने दोनों लिया कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी जी के उन्होंने उदाहरण दिया कि उन्होंने चिकमंगलुरु से उस वक्त इलेक्शन जीता और सत्तारूढ़ हुई, और संजय दत्त वो संजय जो गांधी मर गए। बेटा तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। उन्होंने दोनों अब अगर किसी को ईयरली चार्ट में ईयरली चार्ट में वही रिजल्ट देगा। अब ईयरली चार्ट में कैसे, अगर शुक्र और शनि की दशा चल रही है, चाहे शुक्र में शनि चल रहा है, शनि में शुक्र चल रहा है, अब शुक्र को देख लीजिए ईयरली चार्ट में, जहां शुक्र बैठा वो तय करेगा कि शनि क्या करने वाला है, बिकॉज शनि शुक्र को फॉलो करता है। जो शुक्र कहेगा वो बताएगा। अगर उस ईयरली चार्ट में शनि शुक्र अच्छे प्लेसमेंट में चला गया तो शनि कितना भी खराब होगा अच्छा रिजल्ट देगा। वो साल अच्छा जाएगा। एक मैं चीज और बताता हूँ, किसी भी कुंडली में सारे योग एक तरफ, अगर लग्नेश एकादश है, लगन 11वां चले गया, बेस्ट फ्रेंड तो मैंने ऐसे लोगों की कुंडलियां देखी है जिनमें सारे योग बेकार हैं, लेकिन लग्नेश 11वां है। उसने जिस काम में हाथ डाला, वो जो भी धंधा किया, जो भी स्टडी की, लगन मूर्ति जाके लाभ में बैठ गई। वो हमेशा राइज किया। इसमें फिर लगन कोई भी हो, कोई भी कोई भी लगन लगन हो, लगन भाग्य में जाके बैठ जाए। लग्नेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। लग्नेश का सारे भाग्य में जाके बैठ जाए। सारे योग बेकार हो कुंडली के। अगर लग्नेश एकादश है तो सारे वो जिस काम में हाथ डालेगा उसमें लाभ है। फेवर है, उसको सब में फेवर मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये है दिनेश जी। और दिनेश जी आप बताइए कि मेन प्लैनेट अगर हम देखें, सिर्फ घर छोड़ दें, अगर हम मेन प्लैनेट की बात करें प्रोफेशनल लाइफ के साथ, तो उसमें कौन से सबसे ज्यादा कारक होते हैं? जैसे इन्होंने बताया कि तो सूर्य है, वो तो राजा है सबका। उसके बाद कई लोग मंगल को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। एक्चुअली में देखिए सर, मंगल जो है सेनापति है और सूर्य राजा है, चंद्रमा क्वीन है। हाँ जी। अब आप देखेंगे जैसे सूर्य मंगल की अभी बात आई, किसी भी चार्ट में सूर्य मंगल का अगर कॉम्बिनेशन बना हुआ है और राशि पॉजिटिव, लाइक मेष राशि है, राशि अगर सपोज वो तुला है, तो स्टार्टिंग के अंदर व्यक्ति को पिता के अंदर कमजोरी, क्योंकि सूर्य कमजोर है, तुला राशि है, लेकिन वो आगे जाकर के पॉजिटिव भी होगा। लेकिन अगर मेष राशि का सूर्य बैठा हुआ है, साथ में मंगल बैठा हुआ है, तो आप आंख मूंद करके कह सकते हैं, बशर्ते सेकंड हाउस में राहु ना हो, क्योंकि राहु जो है सेकंड हाउस में यदि आ गया सूर्य से, तो वो पूरा जो योग है उसको भंग कर देगा। अब जब भी जुपिटर उससे ट्रांजिट करेगा या उससे ट्राइनल में ट्रांजिट करेगा,
तो एक योग बनता है महाप्रताप योग। गुरु किससे ट्रांसलेट करेगा? सूर्य से? सूर्य मंगल के ऊपर, सूर्य मंगल। सूर्य मंगल के ऊपर। एट दैट टाइम पिता की तरक्की होगी, ब्रदर ऑब्वियसली ब्रदर की तरक्की होगी। कई बार पिता की जो है गवर्नमेंट में हायर पोस्ट मिलता है। जिस साल भी ये बनेगा, जब जब वो ट्राइबल में आएगा, हर 5 साल के अंदर ये एक मौका बनेगा जिसके अंदर महाप्रताप योग है, बशर्ते कि वहां पर राहु केतु का ट्रांजिट ना हो। अगर वहां पर राहु केतु का ट्रांजिट एट दैट टाइम हो गया तो वो अर्थ का अनर्थ भी करेगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में। सूर्य अपने आप में पूरा राजयोग है, पूरा राज्य और पूरा राजयोग है सूर्य अपने आप में। लेकिन एक कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के राजयोग को भंग कर देते हैं या उसकी पावर को कम कर देते हैं। वो प्लैनेट्स हैं राहु, केतु और शनि। ये 3 प्लैनेट ऐसे हैं, और कभी कभी शुक्र। अगर सूर्य आपका लगन में एग्जॉल्टेड है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, सूर्य की दशा भी आ गई, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि राहु दूसरे घर में चला गया तो सूर्य के रिजल्ट को कम कर दिया, चौथे में चला गया सूर्य के रिजल्ट को कम कर दिया, 5वें में चला गया सूर्य के रिजल्ट को कम कर दिया। इसके अलावा अगर यही राहु 12वें में चला गया सूर्य के रिजल्ट को कम। देखिए बगाई जी, बात ऐसी कि राहु अगर राहु का मुख्य शत्रु ही सूर्य है। अब अगर राहु का प्रथम, जैसे सूर्य का प्रथम कार्य भाव है लगन, अगर लगन में राहु बैठा और सूर्य कहीं पर भी है तो वहाँ वो ग्रहण वहाँ वो छोड़ेगा। इसमें यही चीज भी है कि कोई भी प्लैनेट है वो खुद भी, जैसे प्रोग्रेशन में बात करते हैं ना, तो प्लैनेट भी मूव करते हैं, तो किसी भी प्लैनेट की जो फल देने की शक्ति है उसके पहले कौन बैठा है, बाद में कौन बैठा है, मतलब कितना ब्लॉक्ड है। अगर वो ब्लॉक्ड है तो उसके सिग्निफिकेशन में बहुत ऑब्स्टेकल। एक्चुअली इट वर्क्स। और अगर नेक्स्ट हाउस, लेकिन उसके थर्ड हाउस में उसके जो परम मित्र हैं, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स बैठ गए, तो मतलब ऑब्स्टेकल आएगी, आगे जाकर उसको साथ मिल जाएगा, उसको सहयोग मिल जाएगा। और उसी तरीके से आप देखिएगा कि 9th हाउस में जब कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठे हो, ज्यादा मैलेफिसेंस हो, कुछ भी ऐसा एप्लीकेशन हो, तो प्रोफेशन को शुरू होने में बड़ी दिक्कत आती है। जबकि अगर 9th हाउस में शुभ प्लैनेट हो, है ना, बेनिफिट इफेक्ट हो, तो प्रोफेशन बहुत इजीली अर्ली स्टेजेस में जो है स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एंट्री है, 10 की एंट्री कहाँ से हो रही है? 9 से हो रही है। अगर आपके एंट्री पे बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट है, ब्लॉकेज है, तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही आपने कि अगर 10वें घर में 10th को आपने जो बताया, 9th को 10th के लिए एंट्री बताया, अगर 9th हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठ गया तो उसका कैरियर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अगर वो ठीक है, यू राइट, बट चैलेंजेस, कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है, अगर कुंडली में मून ठीक नहीं है तो उसे मजबूरी में काम करना जल्दी शुरू करना पड़ता है। 15-16 साल की उम्र, तो वो एंट्री जो है, वो एंट्री कई बार वो खराब हो जाती है। मान लीजिए वहां पे शुक्र बैठ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्योंकि शुक्र बृहस्पति का दुश्मन है। अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें, शुक्र बैठ गया तो उसको मजबूर होके जल्दी काम करना शुरू पड़ेगा। अब ये एंट्री तो है, लेकिन एंट्री मजबूरी की वजह से जो है वो प्लैनेट तो अगर वीनस वहां चला गया तो ये नुकसान दे सकता है। लेकिन उनका कहने का मतलब है अगर स्मूथ हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा उनका। ये आपने बताया कि कारण अगर शनि बैठ गया, केतु बैठ गया 9th में, है ना, तो आपकी एंट्री भी टफ हो जाएगी, तो एंट्री आपको डिलेड हो जाएगी। काफी स्ट्रगल या हो सकता है आपको 22 साल में आपने कुछ किया, छोड़ दिया 5 महीने करके, 26, 27, 28, 29, 30 में अगर आपको 30-32 में लगा कि हाँ अब मैं इस लाइन में जो है। अगर आपके 9th हाउस में वर्कर अकेला बैठ गया, अकेला, या वीनस अकेला बैठ गया और किसी का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि उसको मजबूरी में जल्दी जॉब शुरू करनी पड़ेगी। वो मजबूरी उसका कारण है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस उसकी लाइफ में आएंगे जिस वजह से ऐसा होगा। आप अगर इसे ड्यूल चेक करना चाहते हैं तो उसकी कुंडली में मून को और सन को देख लीजिए, वो दोनों प्लैनेट्स इम्पैक्टेड होंगे। ये तय बात है। एक और बात, कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी दूसरे की, जैसे फादर की वजह से हमारा भाग्य उदय हो जाता है, उसको जीवन में कुछ नहीं करना पड़ता, या वो जो भी करता है सब कुछ रेडी मिलता है, या जो भी करता है जो उस फादर के में से बहुत ज्यादा किए में से थोड़ा बहुत कर देता है। जैसे अगर भाग्येश द्वादश हो, मंत्रेश्वर ने लिखा है, अगर भाग्येश द्वादश हो और द्वादशेश भी द्वादशेश में हो,
या कोई भी भाग्येश हो वो द्वादश में हो, या बृहस्पति हो भाग्येश हो के द्वादश में हो, तो पिता का भाग्योदय और पिता के जरिए भाग्योदय, पिता के द्वारा भाग्य में। जैसे अभिषेक बच्चन जी के भाग्येश द्वादश है, अच्छा, तो अभिषेक बच्चन जी के पिताजी का भाग्योदय है और उनका तो भाग्य उदय अच्छा, है। एक कमाल की बात और है, ये मंत्रेश्वर ने लिखा है। 9 से 4 गया आपका सुख हो गया 12, ना। तो जो आपके सुख या प्रॉपर्टी थे वो पिता से मिलेगी। पिता से मिलेगी। अगर आपका 12th भाव एक्टिव नहीं है या मान लो अफिलिएटेड है तो आपको पिता की प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल सही। तो वो मंत्रेश्वर ने एकदम सही लिखा है और मैंने कई कुंडली में देखा है। अच्छा सर, एक अब लास्ट चीज रह गई, मैं सोच रहा था उस पॉइंट को भी हम इंक्लूड कर लें आज की चर्चा में। जैसे केपी है, अब केपी में होता है हाउस ऑपरेटिंग, हाउस ऑपरेटिंग प्लैनेट कौन से हाउस की ऑपरेटिंग कर रहा है, तो करियर के हिसाब से बेस्ट हाउस ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू केपी वो हम किसको लेते हैं कि जब आपको लगता है प्लैनेट ये वाले हाउस ऑपरेट कर रहा है, अब फायदा होने वाला है या अब राइज होने वाला है। देखो केपी में 11th हाउस को तो हमेशा ही ऑपरेटिंग में लिया जाता है, बहुत जरूरी है। कि वो किसी भी ऑपरेटिंग लाभ के बिना- लाभ के बगैर तो कोई ऑपरेटिंग होगी नहीं। और 6 10 को भी ले लेते हैं कि 6 10 और 11 की ऑपरेटिंग होगी तो सर्विस कर सकता है आदमी, व्यवसाय कर सकता है, वो केपी में लिया जाता है। और business के लिए? लेकिन केपी में कभी भी नेटल चार्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूँ। उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि क्लासिकल मेथड में हाउस ऑपरेटिंग जो होती है वो चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाती है और हाउस प्लेसमेंट चेंज हो हाउस जाता है। प्लेसमेंट चेंज हो जाते हैं, सब लोग चेंज हो जाते हैं। सब लोग चेंज हो जाते हैं। इसलिए केपी को हमेशा हमें फरवरी में यूज करना चाहिए। हमें कोई भी व्यक्ति आता है उसकी प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए और उस प्रश्न कुंडली को जन्म पत्री की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि 12 मई के पुत्र प्रतिष्ठित ने कहा है कि जो प्रश्न कुंडली है वही जन्म पत्री है। तो जैसे फलादेश आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रश्न कुंडली के वैसे कीजिए, वैसे जैसे जन्म पत्री के वैसे ही दशा लगाइए, सारी चीजें वही लगाइए जन्म पत्री तो लगाइए। जैसे आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, 40 साल से ऊपर का एस्ट्रोलॉजी में आपका, कैलाश जी का, तो आप जब आते हैं और आप कह रहे हैं मैं प्रश्न कुंडली को भी इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं ऐसा मान लो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है रहते कि हैं। लगन पत्रिका और जो प्रश्न कुंडली आप बनाते हैं वो कितना % आपको लगता है मैच करती है? 100% जो भी आपके पास अपनी लगन प्रतिष्ठित ने कहा ना 12 मई के पुत्र जो प्रश्न कुंडली, लेकिन उसमें एक शर्त है, पहली बार व्यक्ति आना चाहिए, बार बार आके प्रश्न कुंडली लगाने से वो गलत हो जाता है। तो जो पहली बार आया है वो उसकी जन्म आप कह रहे हैं कुंडली प्रश्न कुंडली वो जन्म पत्री है उसकी। मैच करेगा भी करेगा, वो प्रश्न कुंडली ही उसकी जन्म पत्री है, ये मान लीजिए। और जन्म कुंडली से भी ज्यादा पेड़ है। प्रश्न कुंडली उसके लिए जन्म जन्म कुंडली का जन्म काम कुंडली है। है। और रिजल्ट को संभाल के रख ले और उसी से उसी से पूरी लाइफ का दशा निकाले उसी की। पूरे इवेंट मिलेंगे उसकी लाइफ के उस प्रश्न कुंडली से। अच्छा, एक वेल्थ के और लिए एक विशेष बात हो रहा है, व्यक्ति हमारे पास आएगा जब ही, जैसे चंद्रमा केतु साथ है, चंद्रमा सूर्य राहु साथ है, तो निश्चित रूप से वो जब भी आएगा जब एक दो योग ऐसे बन रहे होंगे ना, उस पीरियड में वो हमारे पास दिखाने आएगा। उससे पहले या तो उसके बाद कोई या तो हम नहीं मिल पाएंगे या वो नहीं आ पाएगा। जब संजोग ही जब बैठता है, जब वो ऐसे योग बनेंगे उसी पीरियड में वो आएगा। और तब जो प्रश्न कुंडली बनेगी वो है जैसे मान लो आज मान लो दारा कारक किसी कारण से पीड़ित है, किसी भी राहु केतु एक्सेस में है या ज्ञाति कारक से पीड़ित आज जो है, भी वैसे तो आज जो भी व्यक्ति आएंगे जन्मपत्री दिखाने और उनकी प्रश्न कुंडलियां बनेगी तो दारा कारक पीड़ित रहेगा, तो पत्नी से रिलेटेड कुछ परेशानी रहेगी। जितने भी व्यक्ति आएंगे अब आप मान जन्मपत्री लो दिखाने। जैसे मैं सैटरडे को देख लेता हूँ कि फलाना प्लेनेट अपडेटेड है, तो कल इससे संबंधित रिजल्ट आने वाले हैं। सारी जन्मपत्रियां वही आती है। तो अच्छा। सारी जन्मपत्रियां इससे रिलेटेड ही आएगी। किसी का पति कमारा नहीं होगा, किसी के सेपरेशन हो रहा होगा, किसी की शादी नहीं हो रही होगी, मतलब दारा कारक से रिलेटेड सारी परेशानियां वही आएंगी। अब जो आपका सवाल था कि कैसे तय करें कि कौन कौन सा हाउस इम्पोर्टेंट है, देखिए ये पहले प्रोफेशन लिमिटेड होते थे, जॉब्स लिमिटेड होते थे, तो ये बहुत आसान था कि हमने ये 2 या 3 या 4 घर पकड़ लिया, उसको तय कर दिया। आजकल एक एस्ट्रोलॉजर के लिए भी तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग तरह के रोज नया तरह का पहले था प्रोफेशन समझना बहुत जरूरी है। देखिए केपी ने है ना 3 प्रोफेशन होते थे, एक सफल। केपी ने फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस इन्हीं को इम्पोर्टेंस दी है करियर के लिए, कैरियर के लिए और लाइफ में तरक्की के लिए। अब बाकी आपका 4th हाउस क्या है? 4th तो मकान बनाने आराम से रहेंगे। 9th हाउस क्या है?
आप आध्यात्म में चले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो करियर के लिए Seven house, करियर के लिए 1 1, 3, 6, 7, 10 और 11 और 7 ना 7 नहीं है। अच्छा 7 आप परिवार बसाएंगे, वाइफ ले आएंगे। साझेदार और व्यापारी को भी देखेंगे सहनता से। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मतलब थोड़ा सा है, मेरा मानना ये है कि ये चीज करियर के हिसाब से तय करनी चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसके लिए छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विनिंग है, कंपटीशन में सक्सेस छठा घर बताता है, तो उसको मेडल भी नहीं मिलेगा। तो 6th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जॉब में है, अगर उसका 6th हाउस पीड़ित है तो वो कुछ भी कर ले, तो जॉब में दिक्कत है। वो जॉब में दिक्कतें आनी होगी। इसी तरीके से आप 8th हाउस ले लीजिए, जो किसान है उसके लिए, और जो जमीन से जो पेट्रोल का काम करता है, नगीनों या खान है, माइंस वाला काम है। जमीन का भाग भी हाँ, तो उसके लिए 8वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसका स्टॉक वो उसका स्टॉक होगा, होगा, माइंस के बिजनेस में या पेट्रोलियम तो के यूज बिजनेस करेगा। में वो। अगर किसी का 9वां स्थान इंपॉर्टेंट है, 9th हाउस तो पावरफुल, प्रीस्ट या पंडित या इस तरह किसी का- धर्म के उसमें बिल्कुल। अगर किसी का 10th हाउस में मल्टीपल कॉम्बिनेशन आ गए, एक साथ 3-4 प्लैनेट आ गए, तो हो सकता है वो इवेंट मैनेजमेंट कर होगा और वो इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सक्सेसफुल होगा। अच्छा। मान लीजिए उसमें 3rd हाउस का संबंध भी आ गया, उसमें 7th हाउस का संबंध भी आ गया और उसके अंदर 11th हाउस का संबंध भी आ गया, तो हो सकता है वो किसी कम्युनिटी हॉल का या टेंट हाउस का मालिक हो, और वो टेंट हाउस वो बनाता, वो लगवाता हो, कहीं लोगों की शादी इन्वाइट Events कर रहा है। इवेंट्स करवा रहा अगर है। 5th हाउस में ज्यादा नहीं, प्लैनेट्स हो बहुत- जाए तो वो इंसान, आप देखना कि अपना काम बहुत बार चेंज करता है, क्योंकि 10 से 8 हो गया वो, है ना। तो उस काम का एक काम ब्रेक होगा, फिर दूसरा काम शुरू करेगा, तीसरा करेगा। मतलब स्टार्ट एंड हाँ। लाइफ में चलता रहेगा उसका। मैंने एक जने की कुंडली देखी थी, तो 5th हाउस में उसमें 4 प्लैनेट थे। वो उसकी एज होगी शायद 33, 34, अभी तक 7 बिजनेस को चेंज कर चुका है। ठीक है। अब ये 10th लॉर्ड में 5th में होगा ना। हाँ, 10th लॉर्ड भी अगर, या फिर 5th में बहुत ज्यादा क्राउड हो गया क्राउड तो वो बहुत हैवी हो गया ना, पर 10 से 8 हैवी हो 10 से गया। अगर 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, तब भी ये रिजल्ट मिलने वाला है, हाँ। क्योंकि वो 6-8 कॉम्बिनेशन। अच्छा, D10 है, D10 के लग्न में कोई प्लैनेट हो तो वो कोई भी प्लैनेट हो, वो अपनी दशा में वो मोर्चा ले लेगा कि भाई इसको मैं काम करवाऊंगा, वो काम में तो आपको लगा लेगा। एक मैं बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूँ, बहुत D10 सिंपल। में D10 में आपका जो सेंटर है, केंद्र भाव, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th लॉर्ड। अगर कोई भी दशा आपकी आ रही है, महादशा अंतर्दशा, आप केंद्र से संबंध रखती है, आपका लगन की पत्रिका में की ना क्या दशा? D10 D10 का केंद्र बात कर रहे हैं वहां पर। हाँ। कोई भी दशा आ रही है आपकी और वो केंद्र से संबंध रखती है, सपोज कीजिए वो 10th लॉर्ड की दशा है और उस पर इफेक्ट जो है वो 11th लॉर्ड का इफेक्ट है, तो कुछ भी होगा उस बंदे का काम उस पर्टिकुलर समय में बहुत अच्छा जाने वाला है। सेम वे में यदि आपका 12th हाउस के अंदर चला गया कोई प्लैनेट और वो 12th लॉर्ड के साथ में, अब यहाँ पर एक शर्त है, बहुत डिफरेंट सी शर्त है। अगर वो 12th लॉर्ड से संबंध है या 8th लॉर्ड से संबंध है, अगर वो केंद्र लॉर्ड से एक्सपेक्टेड है तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा 12th हाउस में जाकर के, वो उसको अर्निंग करवाएगा, हो सकता है विदेश से या एक्सपोर्ट से वो करवा देगा। अगर वो 12th से संबंध रख गया या 8 से संबंध, तो व्यक्ति अपना काम छोड़ देगा। बिल्कुल। अब आपको एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताता हूँ। इफेक्ट आ गया, मान लो कि कोई दशा चल रही है, ठीक है, दशा चल रही है 12th लॉर्ड, मतलब वो प्लैनेट 12th में D10 के D10 अंतर दशा है, वो 8 में बैठ गया, प्रत्यंतर वाला 5th में बैठ गया, तो मान लो ट्रिपल इफेक्ट आ गया, वो बंदा काम छोड़कर घर ही बैठ घर ही बैठेगा। अगर एक इफेक्ट आ रहा है, हो सकता है वो चेंज कर लेगा। 2 इफेक्ट आ रहे हैं, हो सकता है कि वो मतलब थोड़ी दिन घर बैठ जाए, 1-2 महीने घर बैठ जाए, फिर स्टार्ट कर दे। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गया तो वो सोच लो अच्छा, अब D10 में retirement भी का बड़ी विचित्र बात है, D10 में भी आपका 5th हाउस और 9th हाउस तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हाउसेज नहीं है। नहीं, नहीं, 6 से 12th वो द्वादश और 10 से 12th। इवन अगर 9th अब हालांकि उसमें एक पॉइंट आ जाता है कि 9th से अगर कोई इनएक्टिविटी आई है तो लाइफ आदमी की प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। नहीं हो, वो नया काम भी शुरू हो जाता है। वो कुछ ना कुछ इनएक्टिविटी आकर के, या हो सकता है कि वो शांत बैठा है अपने काम के अंदर और उसका पैसा आ रहा है। बिल्कुल। 5th में भी सेम चीजें या कोई नई चीज वो सीख रहा है, तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। लेकिन अगर 8th की दशा है या 12th की दशा वो है तो बैठा देगा। और सपोज कीजिए 3rd हाउस की दशा है, बल्कि दशा तो बहुत खतरनाक होती है। और इवन आप नवांशा में देखो ना, अगर आपको नवांशा में देखना है आपकी कोई भी महादशा चल रही है और वो 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है नवांशा के अंदर, इट विल बी लाइफ का सबसे वो मस्त नमाज का 12th हाउस तो बहुत ज्यादा है। 12th तो 8th से भी ज्यादा खतरनाक ज्यादा है। negative, नमाज में स्पेशली 12th बहुत नेगेटिव हो जाता है। Twelfth नमाज का जो 10th
सब कुछ डिफ्यूज कर देता है मैडम। बेनिफिट बैठ गया, Positive, अब उसकी positive दशा आ गई, इतना पैसा देगा आपको, बेनिफिट बैठ गया, Most अब देखो, positive दशा। बेनिफिट बैठ गया तो नुकसान तो कराएगा। कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि वो नुकसान किस तरीके से कराएगा, जैसे कुंडली में देखा था कि उच्च का मंगल 10th हाउस में नवमांश में था। अब उसने खींचातानी कैसे कर दी, उस इंसान की इनकम अच्छी थी गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन उसने कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे कर दिए कि उसका 75% जो पैसा था वो सारा लोन वोन में और इधर उधर चुकाने में चला जाता था। तो नुकसान नहीं हुआ उसको, लेकिन बहुत ज्यादा खींचातानी हो गई पैसे की। तो मैग्नेटिक प्लैनेट नवमांश के 10th में है, वो आपको पैसे से दिक्कत देगा, करियर में दिक्कत देगा। बेनिफिट बैठ गया तो आप समझ लो कि बस अब आपका ओवरऑल हैप्पीनेस, बल्कि ओवरऑल हैप्पीनेस। हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस बार को आपका जन्म हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता बहुत है। बहुत करियर। ज्यादा। करियर अगर आपका संडे को जन्म हुआ तो उससे 5वां पकड़ लीजिए, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। बृहस्पति की पोजीशन अगर आपके चार्ट में अच्छी है तो आप करियर में राइज करेंगे, अगर अच्छी नहीं है तो आप डूब जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल। और छठा जो होगा वो आपके लिए नुकसान करने वाला है। चलिए मैं अपना चेक करता हूँ, मेरा थर्सडे का जन्म है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो चंद्रमा आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो अच्छा रिजल्ट देने वाला है। वो 8th में है। वो 8th में कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। एट से related significant एट से से आपको हाँ, फायदा हो yes। जाएगा। अगर हाँ। चंद्रमा 8th में है तो ये तय मानिए कि आपको प्रॉपर्टी से फायदा होगा, क्योंकि चंद्रमा 8वां मंगल को अच्छा कर देता है। प्रॉपर्टी से फायदा होगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सिंपल टेक्निक है, बहुत आसान है ये। और वो अचानक वाली जो चीजें होती अचानक हैं, वाली, suddenly। वो भी आया वो एक- सडनली। एक का हाउस का Eighth house का, तो अचानक आपको मिला क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वो मिला क्या? वो मिला आपको मंगल। हाँ, 8th हाउस में और कौन सा प्लैनेट है आपके? अकेला अकेला पर गुरु का एस्पेक्ट, गुरु का aspect है। शनि का है? शनि नहीं। अब इवन अपन वेल्थ के सोर्स के लिए वर्णदा लग्न को भी यूज कर सकते हैं कि वर्णदा लग्न आपका जहाँ पड़ता है वहां उस राशि से, उस साइन से रिलेटेड जो है आपकी इनकम होती है। Income। लेकिन उस वर्णदा लग्न में अगर अपन खुद के वर्णदा लग्न की बात करें, उसको V1 से हम सिग्निफाई करें और उसमें V7 साथ में बैठ गया, V7 हो गया आपके हस्बैंड का, ठीक है, आपके पार्टनर का। अगर वो दोनों साथ में बैठ गए तो समझ लो या तो वो बहुत अच्छा करेगा अपने करियर में, या तो आप बहुत अच्छा करोगे, है ना। दोनों दोनों साथ में अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा है ना। या तो दोनों एक ही प्रोफेशन में हो, ठीक है, अगर V1 के साथ V3 बैठ गया, या तो आपका ब्रदर का आपका प्रोफेशन एक हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक तो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा अर्ली स्टेज में, और दूसरा नॉर्मल रहेगा यार। दूसरा देरी से स्टार्ट करेगा, उसको थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। अभी बहुत अच्छी Even बात आप इन्होंने करी। इसमें ये भी देखोगे कि कई बार V9 और V1 साथ में, ठीक है, तो पिता ने जब कमाई बंद कर दी, जब पिता नहीं रहे, उसके बाद बेटे ने बहुत तरक्की शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि पहले उस सोर्स को दो जने जो है मिल बांट के ले रहे थे, अब अकेला हो गया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है करियर में, जो बहुत लोगों के पास सवाल होता है, और ऐसे बहुत सारे चार्ट मेरे पास आते हैं, मैं काम बहुत करता हूँ, रिजल्ट नहीं आता, पैसे में कन्वर्ट नहीं होता, मनी एक्यूमुलेट नहीं होती। मैं जैसे अभी बात कर रहे थे, हमने एग्जाम्पल दिया, 75% पैसा मेरा लोन उतारने में चला गया। इस तरह के बहुत सारे चार्ट आते हैं। अब इसमें अगर आपको किसी प्लैनेट को देखना है, उसे चंद्रमा को देखना है, चंद्रमा को देखना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखना है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखना है। आप सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और मून देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि फैमिली पैसे बचा पाएगा कि नहीं। पैसे वो कमा रहे हैं लाखों रुपए महीना, लेकिन वो वेस्ट हो रहे हैं, वो एक्यूमुलेट होके फर्दर आगे काम में नहीं आ रही। यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। नॉर्थ वेस्ट देखना, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट North east। और मून, यानी कुंडली का दूसरा घर, चौथा घर और चंद्रमा देख लीजिए। अगर ये ठीक है तो वो पैसे बचा लेगा, अगर ये ठीक नहीं है वैसे नहीं बचा पाएगा, उसका मनी सेविंग नहीं होगा। पॉइंट और आता है इसके अंदर। शुक्र जो है बेसिकली धन का कारक है, शुक्र और चंद्रमा जो है बेसिकली आपका एक्सपेंडिचर है। जब भी किसी कॉम्बिनेशन के अंदर किसी चार्ट में, हालांकि जेमिनी के अकॉर्डिंग ये राजयोग है, राजयोग। बहुत बढ़िया राजयोग है, लेकिन एज पर नाडिका शुक्र धन का कारक है और चंद्रमा आपका खर्चा है। अगर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, इट मीन्स अ पर्सन जितना वो अर्न करेगा उतना वो खर्च करेगा। सपोज कीजिए चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो वो अर्न करेगा वो 30% खर्चा कर देगा, क्योंकि थर्ड हाउस से उसका 30% टैक्स करेगा। सेवंथ हाउस में आएगा तो सेम वही रोल आएगा कि वो 100% खर्च करने वाला है। ट्रायंगल पोजीशन में आएंगे तो 70% उसका एक्सपेंस होगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, कई जगह मैंने देखा है, राइट? ये बहुत बहुत अच्छा Even सर। अब अगर आप सेकंड हाउस की, जैसे मैं बात कर रहा था सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस की, अगर किसी के
मरकरी स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, मरकरी सेकंड हाउस में चला गया, फिफ्थ हाउस में चला गया, वो पैसे बहुत इकट्ठे करेगा, इसे मनी, और उसकी आदत होती है मनी को मैनेज करने की। वो अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करता है कि वो पैसे से पैसा अर्न कर जाता है, चाहे वो जॉब पे होगा तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा और वहां से पैसे अर्न करता जाएगा। तो आपका पांचवा घर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पांचवें घर का संबंध मरकरी से हो गया, आप मान लीजिए वो आदमी बातों का धनी होगा और वो अपने पैसे को मनी एक्यूमुलेशन उसमें एक्सपर्ट होगा, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। फिर उससे तो आपका स्टॉक मार्केट भी शायद देखा स्टॉक मार्केट में जाता है। सेकंड हाउस में आप लगा दीजिए, तब भी तो आपकी कुंडली में जुपिटर जहां बैठा होगा उस रास्ते से वो पैसा बना के लाएगा। वो उस रूट को चूज करेगा कि अगर मेरा मरकरी सेकंड हाउस में है तो जुपिटर चार्ट में जहां पे भी है वो उस वाले रास्ते को प्रोफेशन बना के या साइड इनकम का सोर्स बना के पैसा बना के लेगा। वो इस तरीके से मतलब मरकरी यदि सेकंड में है और सपोज कीजिए जुपिटर फिफ्थ में है, तो वो फिफ्थ के रास्ते से पैसा कमा के लाएगा। संतान से हो सकता है, संतान से हो सकता है, शेयर मार्केट से। अगर मान लीजिए दोनों साथ में है, मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन मैंने देखा सूर्य बृहस्पति और बुध। अब इसमें बुध और बृहस्पति दोनों दुश्मन है, सूर्य और बृहस्पति दोनों दोस्त है, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो नॉर्मली ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, मिक्स रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन इस जिसके चार्ट में मैंने देखा उसने वो बातों का इतना धनी है कि अपनी बातें अपने तरीके से वो पैसा अर्न करना चाहता है और छोटी इनकम इकट्ठी करके उसको बहुत सारा बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है उसका, बहुत सारे पैसे एक्चुअली हो गया ना। देखिए जुपिटर जो है जीव कारक का प्लैनेट है, खुद आपका इंटेलिजेंस है, और जो सूर्य है जैसे कि आप जानते हैं वो एक तेज का और वो सरकार का कारक है, सोल है हमारी, तो बेसिकली वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। सर आप उसमें सूर्य को हटा दीजिए, उसमें से आप सूर्य को हटा दीजिए और मंगल को फिट कर दीजिए, तब भी यही आने वाला है। नहीं सर, तब नहीं आएगा, तब आने वाला तब नहीं आएगा, तब नहीं है, उसका तो बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर अगर देखिएगा मंगल और बुध दोनों साथ में, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मंगल और बुध साथ में नहीं है, दोनों एनिमी में, क्योंकि बुद्ध अपने शत्रुओं के साथ में पूरी शत्रुता निभाता है और मित्रता के साथ में पूरी मित्रता निभाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ हाउसेज ऐसे हैं, कुछ हाउसेज ऐसे हैं जहाँ पे वो छोड़ देता है। अगर जैसे अब आपको मरकरी के साथ का मरकरी अपना सबसे बड़ा दुश्मन चंद्रमा को समझता है। अगर चंद्रमा और बुध एक साथ चौथे घर में बैठ गए तो मरकरी बुरा रिजल्ट कभी बुरा रिजल्ट नहीं देगा, स्पेशली चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा वही मरकरी। अगर चौथे घर में ये शर्त, ये सारे कॉम्बिनेशन से आपको शर्तें बता। अगर मंगल और बृहस्पति एक साथ हो गए तो आप ये मान लीजिए उसके करियर में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे। लेकिन अगर वो पांचवें घर में आ गए और साथ में जुपिटर मिल गया तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे, मरकरी शांत हो जाएगा। अगर यही सेकंड हाउस में चले गए तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे मरकरी जो है वो जुपिटर जैसा रिजल्ट देने लग जाता है। तो हर प्लैनेट अपने किसी पर्टिकुलर हाउस में जाके किसी दूसरे प्लैनेट के हिसाब से रिजल्ट देना शुरू करता है, क्योंकि उस हाउस का कारक तो उसका है। दो शत्रुओं का अगर एक मित्र है, दो शत्रु हैं, अगर बीच में दोनों का मित्र बैठ गई, ये इसका भी मित्र इसका भी मित्र है, तो भी कॉम्बिनेशन शुभ हो जाता है। नहीं लेकिन इसमें एक चैलेंज है। अगर लोग में आ जाएगा ना वो, तो बेसिकली अगर किसी आप एक ही घर में दोनों शत्रु कह रहे हैं कि एक ही घर में तो भी करदरी में आ जाएगा, लेकिन वो उनको इतना लड़ने नहीं देगा, वो लड़ने नहीं देगा, बीच में दीवार बना देगा, बीच में दीवार से देता काफी तो स्थिति खराब हो जाएगी ना उसकी। अगर वो एक आदमी जो है अपने दो शत्रुओं को बता रहा है लेकिन वो खुद तो कमजोर भाई, वो दोनों साथ ही चल रहा है, उसको भी नहीं लड़ने दे रहा, उसको भी नहीं लड़ने खुद दे कमजोर हो रहा। जाएगा। उस प्रेशर में वो खुद तो वीक हो गया। वो ये कह रहे हैं कि दोनों को संभालने में उसकी खुद की शक्ति कम चलेगी। एक्चुअली उसकी एफर्ट का डाइवर्जन हो गया, इसको भी सेटल करना है, इसको भी सेटल करना है, वो खुद तो परेशान हो गया। एक और बात मैं बताता हूँ, एक और कॉम्बिनेशन है जो इस तरह का ही कॉम्बिनेशन है। सूर्य बुध और शुक्र कॉमनली अवेलेबल है। हाँ, 3 राशि सूर्य से इधर या 3 राशि सूर्य से उधर। हाँ, ये ज्यादा ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मिलता है चार्ट्स में। तो आप देखिए हम जो भी बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन, ये शुक्र और सूर्य दोनों दुश्मन और बुध दोनों का दोस्त, अगर ऐसा चार्ट है तो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप का चैलेंज आना ही होता है। अगर वो तीनों एक ही घर में कोई भी घर में, देखिए सूर्य बुध शुक्र अगर साथ हैं तो आप ये मानिए सूर्य और शुक्र साथ होने से दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ होती है और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आते हैं।
सिम्टम्स होते नॉट ऑलवेज नॉट ऑलवेज और योग बन सकता है। योग। शनिवार अगर सूर्य से ज्यादा क्लोज शुक्र है तो और भी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। वो तो फिर ड्राई हो गया, पूरा Dry हो burn गया, हो गया। ड्राई हो मैं ये कह रहा हूँ 29 डिग्री का सूर्य है और 1 डिग्री का शुक्र है और साथ में बुध बैठा है, रिलेशनशिप चैलेंज आएगा, कोई संबंध नहीं है, सब दूर है, रिलेशनशिप चैलेंज आएगा, इतना ही। हाँ आता है। किसी से भी, रिलेटिव्स में कहीं भी। नहीं फीमेल्स के साथ, अच्छा, फीमेल फीमेल्स के साथ इतना है, बच नहीं सकते इससे। और आप कितनी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि ले आइए, कितनी साथ में जुपिटर को भी लगा दीजिए और भी कुछ लगा दीजिए, उससे नहीं बच सकते आप। उसका एक रीजन और है कि बुध और शुक्र, बुध और शुक्र जो होता है, शुक्र बुध की राशि में डेबिलिटेड होता है, राइट। तब वैसे भी देखोगे जब शुक्र और बुध साथ में होते हैं तो उस इंसान के करियर और रिलेशनशिप दोनों में से मतलब बहुत कम आप हॉरोस्कोप में देखोगे जो बैलेंस होता है। एक जना जो होता है करियर सही होगा तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, फैमिली लाइफ हो दोनों में से suffer करेंगे। करियर डिस्टर्ब। जो सेपरेशन और डाइवर्स के योग देते हैं उसमें शुक्र और सूर्य का भी संबंध होता है, तो वो भी बहुत बहुत बड़ा रोल है। महत्वपूर्ण रखता है। बहुत बड़ा रोल। चलिए तो सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी कई तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे मंगल के साथ अगर बुध आ गया, अगर मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन हो गया तो आप ये मान लीजिए उसके करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आने वाले। नहीं वो Multiple- सेपरेशन डाइवर्स रहता है कि मंगल बुध के बाद, तो ये देखा गया है। अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो पार्टनरशिप में भी हो सकता है, पार्टनरशिप में ब्रेक हो सकता है। हाँ, अगर 7th हाउस में बैठ जाए मंगल और बुध। देखिए किताब में सिर्फ दाम्पत्य जो लिखा है, पार्टनरशिप नहीं लिखी। अच्छा, क्योंकि हम तो करियर को डिस्कस कर रहे नहीं, हैं। अगर 7th हाउस या 4th हाउस में होगा तो ये अपने आप में पूरा ही हो गया, पार्टनरशिप ब्रेक करने का या दो पार्टनर्स का या जो भी आपका इसमें एक चीज और है, अगर बुध से मंगल का डिग्री ज्यादा है एग्जैक्टली। तो आपका एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाए। हाँ हाँ सपोज कीजिए कि मंगल का डिग्री कम है तो व्यक्ति मैथमेटिशियन बन जाएगा। वो स्टैटिक्स जो होता है आपका स्टैटिक्स होगा उसके अंदर वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा। मंगल की डिग्री कम और बुध की ज्यादा। ज्यादा तब पढ़ाई बहुत अच्छी तब होगी। पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, वो मैथमेटिशियन बन जाएगा। Definitely। बट अगर यहाँ पर डिफरेंट हो गया, बुध से मंगल की डिग्री हायर हो गई तो वो एजुकेशन के अंदर व्यक्ति को प्रॉब्लम्स करेगी। बिल्कुल। चलिए सर, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत बातें हुई हमारी, और वक्त की कमी के कारण हम शायद हमें ये वीडियो यहीं रोकना पड़े। लेकिन एक वादा जरूर है, एक प्रॉमिस जरूर है कि इसी कंटिन्यूएशन, इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे भी इसी तरह के वीडियोस हम और लाते रहेंगे। और हमारे जो नया एक एक्सपेरिमेंट है ग्रुप डिस्कशन के हिसाब से, हम इसी तरह की डिस्कशन कर करके एक दूसरे से उनके सिद्धांतों को पूछ के हर चीज का एक्सपीरियंस जानकर हम चाहेंगे कि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हम प्रोवाइड करा पाए। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पाए, आपने हमें समय दिया, दर्शकों के लिए समय दिया, ज्ञान दिया, और आशा करता हूँ जल्दी ही दोबारा जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।